अगर आज भी आपने अपना माइंडसेट चेंज नहीं किया, आज भी आप अगर इलनेस माइंडसेट से वेलनेस माइंडसेट की तरफ नहीं जाएंगे तो क्या होगा? आने वाले जो आपकी ये 40-50 साल हो जाएगी ना, तब पता लगेगा क्या होता है। जैसे घर पे सबके इन्वर्टर लगा हुआ है, इन्वर्टर चार्ज होता है और लाइट जब जाती है तो उससे बैकअप आ जाता है, तो आपको पता भी नहीं लगता कि लाइट गई। लेकिन अब लाइट आ ही नहीं रही और इन्वर्टर ही यूज होता चला जा रहा है, तो क्या होगा? बैटरी डाउन हो जाएगी, उसकी बैकअप खत्म हो जाएगा और एक दिन अंधेरा। ऐसी ही हमारी बॉडी है, इसमें हम न्यूट्रिशंस वगैरह जो चीजें डाल रहे हैं वो हमारा जो बैकअप है, जो हमारा बैटरी है, उसको चार्ज कर रहा है और हम उसको अपने लाइफस्टाइल में दिन भर की एक्टिविटीज के दौरान उसको कंज्यूम कर रहे हैं। अब आप उसको चार्ज ना करें, खाली कंज्यूम करते रहे तो क्या होगा? एक दिन बैटरी ये खत्म हो जाएगी। तो मतलब अपने ये नहीं है कि मैं बीमार होऊंगा तब मैं मेडिसिन लूंगा या तब मैं सप्लीमेंट खाऊंगा, नहीं, आपको अपने लाइफ के साथ साथ इसको चार्ज भी करते रहना है, यानी कि उसका जो स्टोरेज है वो घटने नहीं देना है। क्लियर? नेक्स्ट। पिछले लगभग 20 सालों में ना बहुत कॉम्प्रोमाइज किया लोगों ने हेल्थ के साथ, पैसे के लिए भागे हैं। पिछले 20 साल में हम देख रहे हैं ना, आज से 20 साल पहले की लाइफ कितनी अच्छी थी। हमारे पेरेंट्स बताते हैं 20 साल पहले तो फुल एंजॉयमेंट था, फ्रेशनेस थी, ऑर्गेनिक चीजें थी, इतना पेस्टिसाइड फर्टिलाइजर नहीं था, सब कुछ। पर आज 20 साल के अंदर अंदर हमने कितना ज्यादा अपने लाइफ को स्पॉइल कर दिया। नेक्स्ट। हर किसी के अपने ड्रीम्स हैं, एम्बिशियस लोग हैं, कंपटीशन इतना ज्यादा हो चुका है, हर कोई इनकम बढ़ाने में लगा हुआ है। इन सब चीजों के कारण क्या हो रहा है? स्ट्रेस लेवल बढ़ रहा है। तो ये स्ट्रेस भी एक सबसे बड़ी डिसीज है। तो मतलब ये जो चीजें वही मैं अगेन वही कहता हूं कि बैकअप कम होता चला जा रहा है, यानी जो अंदर न्यूट्रिशन का जो स्टोरेज था वो कम होता चला जा रहा है और बीमारियों ने उसकी जगह ले ली। उसके पीछे रीजन क्या है? ये सारी चीजें। ये तो सबको चाहिए ना, लाइफ सबके को अच्छी लाइफ चाहिए, सबके ड्रीम्स हैं, सबको अच्छी इनकम चाहिए, हर कोई एम्बिशियस है, कंपटीशन से हर कोई आगे बढ़ना चाहता है कि भाई मैं उसके साथ कंपीट कर रहा हूं, मुझे उससे आगे निकलना है। लेकिन इन सब चीजों के कारण आप सोचिए कि कितने लोग अपनी लाइफ को स्पॉइल कर रहे हैं। नेक्स्ट। हर कोई जल्दी में, भाग दौड़ में लग रहे हैं। अच्छा, सुबह कितने लोग हैं जो ब्रेकफास्ट करके निकले घर से? बाकी सब ने यहाँ आके किया होगा। अच्छा, कितने लोग हैं जो मॉर्निंग में ब्रेकफास्ट मोस्टली कर ही नहीं पाते, टाइम ही नहीं मिलता? कितनी जल्दी है ब्रेकफास्ट में? टाइम क्या लगता है? 15 मिनट। 15 मिनट पहले उठ जाओ, जल्दी में ब्रेकफास्ट नहीं करना, भाग रहे हैं, ऑफिस जाना है, देर हो रही है, मीटिंग का मैंने टाइम दे दिया, मेरे को मीटिंग के लिए पहुंचना है, वहां पे गेस्ट मेरे वेट कर रहे होंगे। भागते भागते क्या करेंगे? कहेंगे पराठे ऐसे रोल करके दे दो, बस गाड़ी में बैठे बैठे खाते चले जाएं, गाड़ी चला रहे हो तो उससे खा रहे हैं, जल्दी में है। सारा दिन हो गया काम करते करते, भूख लग गई है, अब क्या जी रास्ते में कुछ भी मिलेगा तो फास्ट फूड खा लेंगे। अनहाइजीनिक है, कहीं है उसके अंदर कोई न्यूट्रिशन? उस जो बर्गर मार्केट से लेके खाया उसके अंदर कोई प्रोटीन, विटामिन, मिनरल कुछ मिलेगा? क्या मिलेगा उसके अंदर? केमिकल्स। उसके अंदर जो फ्लेवर्स डाले जाते हैं सब केमिकल से तैयार हो रहे हैं। तो मतलब हर आदमी जल्दी में अपनी लाइफ को स्पॉइल किया जा रहा है, अपनी बॉडी को स्पॉइल किया। देखिए, अगर आपके पास सबसे कीमती चीज कोई है तो वो है आपका शरीर। हर चीज लाइफ के साथ साथ, कोई चीज पहले आएगी, कोई चीज बाद में आएगी, और कोई लाइफ से पहले चली जाएगी, कोई लाइफ के साथ साथ चलेगी। लेकिन ये शरीर जो है आपके साथ आया था और आपके साथ ही जाएगा। रिलेशंस, कोई पहले आए हैं, कोई जल्दी चले जाएंगे, कोई बाद में जाएंगे, वो चलता रहेगा। लेकिन कोई भी चीज आपके साथ नहीं रहती है लाइफ टाइम, वो एक ही चीज रहती है, वो है आपका शरीर।
और आप अपने इस बॉडी के लिए, शरीर के लिए कितने रिस्पॉन्सिबल हैं, ये आपको समझना है। क्योंकि अगर आप इसका साथ नहीं देंगे ना, तो ये आपका साथ नहीं देगा। और ये आपसे सिर्फ एक ही चीज मांगता है, वो मांगता है बेटर डाइट। ये बॉडी आपसे कुछ नहीं मांगती, ये मांगती है आपसे एक बेटर डाइट। क्लियर? नेक्स्ट बैड हैबिट्स तो मुझे नहीं पता किसकी है, नहीं मैं पूछूंगा भी नहीं, पर जिसकी है छोड़ दो। अभी तो कंपनी भी ले आई है बैड हैबिट्स को छोड़ने के लिए, अभी सेशन में मैं आपको बताऊंगा उसके बारे में भी। नेक्स्ट, रेडिएशन में तो है ही, हम सब जानते हैं। नेक्स्ट, पोल्यूशन में हर टाइम है हम। नेक्स्ट, एयर पोल्यूशन। नेक्स्ट, वाटर पोल्यूशन, फूड पोल्यूशन। ये तो पोल्यूशन हर जगह पे है या नहीं है? क्या इसको कम कर सकते हो? यस सर। क्या एयर पोल्यूशन आपके कंट्रोल में है कम करना? सब्जी जो आपके घर पे आ रही है, क्या उस सब्जी को बनाने से पहले उसमें से पेस्टिसाइड, फर्टिलाइजर निकाल सकते हो? वो तो खाने के साथ कुक हो रहे हैं ना, और जब कुक हो गए तो खाने भी हैं। अब वो खा रहे हो तो पेस्टिसाइड, फर्टिलाइजर बॉडी में जाके कुछ तो नुकसान कर ही रहा होगा। नेक्स्ट, फिजिकल एफर्ट्स कितने कम हो गए? लास्ट हम वहां थे जमशेदपुर में, वहां होटल के अंदर मैं ढूंढ रहा हूं कि चल स्टेयर से चलते हैं, मेरे को स्टेयर्स नहीं मिल रही हैं, लिफ्ट है। हमने देखा एक डोर खोला तो वो भी कहीं और सर्विस एरिया में जा रहा था, स्टेयर्स नहीं हमें मिली कि हमें फिजिकल वर्कआउट करने के लिए, चलो 2 माले जाना है, कोई बड़ी बात नहीं है, सेकंड फ्लोर पे जाना तो इजीली जा सकते हैं। आप बॉडी को इतना लेजी बना दिया गया है कि होटल्स वाले भी सीढ़ियां लगाने छोड़ गए, वो ऐसी जगह पर लगाते हैं कि बंदा ढूंढ ही ना सके। लिफ्ट यूज करो। पहले क्या होता था, आप अच्छा छत पे चढ़ के एंटीना किसने सेट किया टीवी का? कितनी एक्सरसाइज होती थी, कितना वर्कआउट हो जाता था। छत से नीचे भाई खड़ा है, खुद छत पे चढ़ गया, और उस टाइम तो स्टेयर्स भी नहीं होती थी, लकड़ी वाली स्टेयर्स होती थी, उस पे चढ़ के जाते थे। छत पे चढ़ते थे, ऊपर से आवाज लगाते थे, आया क्या? नहीं तो लगा था नहीं अभी नहीं आया, थोड़ा और घुमा, वो और घुमाता है। तो मतलब कितना वर्कआउट था, ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे। आज क्या है, आज तो बेड पे बैठे हैं। पहले टीवी का तो चैनल भी चेंज करना था, तब तो वो भी रिमोट से है। बेड पे बैठे बैठे रिमोट से सारे काम हो रहे हैं। तभी तो पहले टीवी मोटे मोटे होते थे और लोग पतले पतले, और आज टीवी पतले पतले और लोग मोटे मोटे। मतलब आपका सारा फिजिकल वर्कआउट किसने ले लिया? मशीनों ने। आप मशीनों के आदी हो चुके हो। आज बच्चे को कहते हैं ना, बेटे को कहते हैं बेटा जा कुछ सामान ले यार साथ वाली दुकान से, स्कूटी, तभी हो। यानी कि यहां से 200 मीटर भी पैदल चलने को तैयार नहीं है, स्कूटी पे जाना है। तो मतलब इतने ज्यादा लेजी क्यों? हमें अपना फिजिकल वर्कआउट भी बढ़ाना चाहिए, लेकिन मशीनों ने इतनी आदत डाल दी है। पहले मैंने खुद देखा है, मेरे मदर कपड़े धोते थे, वो तो उस टाइम तो मशीनें होती नहीं थी। आज से 35 साल 30 साल पहले कहाँ मशीनें थी? वॉशिंग मशीन वो लकड़ी की होती थी, थापी जिसको बोलते हैं, उससे ठप 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 करके कपड़े धोते थे। और घरों में तो, गाँव में तो वाटर सप्लाई भी नहीं होती थी, वो लेके जाते थे छत सिर पे रख के, गड्डी बांध के लेके जाना वहां तालाब पे, वहां धोना सुखाना। कितने फिजिकल वर्कआउट था, लेडीज कितना फिजिकल वर्कआउट करती थी उस वक्त। आज क्या है, मशीनें आ गई हैं, कोई फ्रंट लोड तो कोई टॉप लोड, कपड़े डाल दो, बटन दबा दो, जाओ बेड पे सो जाओ, अब मशीन काम करेगी सारा। कहाँ है फिजिकल वर्कआउट? ये सारा इंपैक्ट नजर आ रहा है। नेक्स्ट एक्सरसाइज। कितने लोग हैं जो एक्सरसाइज करते हैं डेली? बाकी सब क्यों नहीं करते? कम से कम वॉक जरूर किया करो, कम से कम 1 घंटे की वॉक डेली।
क्या हम इतने हेल्दी हैं कि हमें एक्सरसाइज करने की जरूरत नहीं है? मानते हो अपने आप को इतना हेल्दी कि हमें जरूरत नहीं है एक्सरसाइज करने की? नहीं मानते तो फिर क्यों नहीं करते? 1 घंटे की वॉक बहुत जरूरी है। किसी भी टाइम, कोई भी टाइम मिले। लोग कहते हैं कि जी मेरे तो सुबह जल्दी निकलना होता है, रात को मैं लेट आता हूं। अरे जब टाइम मिले, दिन में भी टाइम मिले तो 1 घंटा वॉक कर लो। गौतम जी मैं रात को आया, आने को मैं कहां से ट्रेवल करके आ रहा हूं, मैं भी बेड पे लेट सकता था, रूम खाली था, आराम से अकेला आके सो जाता। मैंने सिर्फ गौतम जी को मैंने, गौतम जी आओ नीचे वॉक करते हैं। खाने से पहले वॉक किया आधा घंटा, ऊपर से खाने का टाइम हो चुका था, फिर खाना खाया, खाने के बाद फिर ये सर चले गए मीटिंग के लिए बच्चों से, मुझे बच्चों से मिलवा का, ठीक है आप बच्चों को भी मिलो, मैं चला वॉक पे, मैं फिर वॉक पे निकल गया। आप लोग कहते हैं घी मत खाओ, मक्खन मत खाओ, इससे फैट बढ़ता है। आपको कहीं दिखाई दे रहा है फैट? शायद मैं जितना एक दिन में खाता हूं, 1 हफ्ते में नहीं खाते आप। मेरा जो डाइट है मॉर्निंग का, ब्रेकफास्ट में मैं अच्छा खासा मक्खन भी लेता हूँ, मेरे पराठे भी देसी घी में बनते हैं, और मैं साथ में मलाई भी लेता हूँ। अब बताओ दिख रही कहीं फैट? इसके पीछे रीजन एक ही है, आपका डाइट का शेड्यूल ठीक होना चाहिए। डाइट शेड्यूल क्या? ब्रेकफास्ट बिल्कुल फ्री होके अच्छा खासा ब्रेकफास्ट करो, जितना अच्छा रज के खा सकते हो ना खाओ, कोई दिक्कत नहीं है। लोग सुबह खाली पेट निकलते हैं, कभी नहीं। सुबह हैवी ब्रेकफास्ट लो, उसमें घी मक्खन जो मर्जी खाओ, कोई दिक्कत नहीं है। घी मक्खन खा रहे हो, जॉइंट्स चलते रहेंगे, लुब्रिकेशन मिलेगा, स्किन हेल्दी रहेगी। दोपहर को कम करो, रात को बिल्कुल कम, जितना कम खा सकते हो उतना कम खाओ। रात को मैंने कभी जिंदगी में 2 से ज्यादा चपाती नहीं खाई, कभी भी। अगर राइस है तो 1 कटोरी राइस ले ली, चपाती 1 हो गई। मैंने देखा सारा दिन तो कुछ खाते नहीं, रात को जोन लगते हैं खाना खाने, आधा घंटा फ्री नहीं होते हैं, लगे दबा दब, ये भी आने दो, वो भी आने दो, घर वालों को भी रेल बना के रखते हैं। अरे रात का खाना तो भूल ही जाओ, और जितना जल्दी खा सको उतना अच्छी बात है, क्योंकि खाना खाने के बाद कम से कम आपको 2-2.5 घंटे जागना है। खाना खाया, अब तो हिला भी नहीं जा रहा और जाके बेड पे पड़ गए, क्या होगा? फैट में कन्वर्ट होगा सारा। सुबह का खाया मक्खन फैट नहीं बनाता, रात की खाई 1 रोटी भी फैट बनाती है, क्योंकि वो आप उसको कंज्यूम नहीं कर रहे हो। उसके अंदर जो आपको कार्बोहाइड्रेट्स मिल रहे हैं वो आप कंज्यूम नहीं कर रहे हो, क्योंकि उसके बाद फिजिकल वर्कआउट आपने करना ही नहीं है। थोड़ा सा अपना डाइट शेड्यूल सेट करो, पानी पीने का तरीका ठीक करो, लाइफ एकदम हेल्दी हो जाएगी। क्लियर? नेक्स्ट, क्या आप इतने हेल्दी हो कि आपको सप्लीमेंट लेने की कोई जरूरत नहीं है? हेलो, क्या आप इतने हेल्दी हो, अपने आप को इतना हेल्दी मानते हो आप कि आपको कोई सप्लीमेंट लेने की जरूरत नहीं है? तो यहां अच्छा चलो ये बताओ कि कौन कौन है जो सीबकथॉर्न जूस डेली पीता है? सीबकथॉर्न सीड ऑयल कैप्सूल, बेरी ऑयल कैप्सूल, ये 3 चीजें ना अपनी लाइफ में फिक्स कर दो। हम ट्रैवलिंग में रहते हैं तो जूस नहीं हो पाता है कैरी, तो सीबकथॉर्न सीड ऑयल कैप्सूल, बेरी ऑयल कैप्सूल, ये दोनों चीजें आपके साथ होनी चाहिए। और अभी जो एक कोलेजन बिल्डर आया है उसको भी ऐड करो, एम्पावर टैबलेट को ऐड करो, एनर्जी देगा बॉडी को। ये 4 चीजें हमेशा अपने साथ कैरी करना। अगर चाहते हो ना ये बॉडी हेल्दी रहे, सीबकथॉर्न सीड ऑयल कैप्सूल, बेरी ऑयल कैप्सूल, कोलेजन बिल्डर और एम्पावर टैबलेट, 4 चीजें कैरी करो। जहां भी जाओ बस सुबह उठो, पानी पिया, उसके बाद ये चारों ले लिया खाली पेट। रात को डिनर से पहले आधा घंटा पहले फिर ले लिया वो चारों टैबलेट, बात खत्म। बॉडी को एकदम हेल्दी रखेगा। क्लियर? सप्लीमेंट तो लेना पड़ेगा, अभी जो मैं आपको बताऊंगा ना तो आप वैसे ही मजबूर हो जाओगे लेने के लिए। नेक्स्ट, माइंडसेट चेंज होगा।
इलनेस माइंडसेट से वेलनेस माइंडसेट की ओर जा सकते हैं? लोगों को इस वेलनेस माइंडसेट की तरफ ले जा सकते हैं? लोगों का माइंडसेट भी तो चेंज करना होगा, हमारा तो बिजनेस वहीं से आएगा। लोग तो इलनेस माइंडसेट के लोग बैठे हैं। अच्छा, कितने लोग होंगे जो इलनेस माइंडसेट के यहां बैठे, नहीं बाहर? सभी? तो सारा हमारा बिजनेस है। लोग कहते हैं कि काम कहाँ करो, सबको तो बता दिया, मेरे तो सर्कल में कोई राय नहीं। अरे बाहर मार्केट में निकलो तो सही, सारा बिजनेस ही बिजनेस पड़ा है, क्योंकि सब इलनेस माइंडसेट के लोग हैं। आपका काम सिर्फ एक ही है, उनका माइंडसेट चेंज करना, इलनेस से वेलनेस की ओर ले जाओ, आपका धंधा चालू, पैसे अकाउंट में आने शुरू हो जाएंगे। सिर्फ इतना सा काम कर देना। लेकिन उसके लिए सबसे पहले आपको अपना माइंडसेट चेंज करना होगा। आपको अपना माइंडसेट क्या करना होगा? कौन सा माइंडसेट बनाना होगा? वेलनेस माइंडसेट। नेक्स्ट, नहीं करोगे तो 30 साल बाद देख लेना। चलो नेक्स्ट। नेक्स्ट, कोविड से पहले लोगों को इम्यूनिटी वर्ड का पता नहीं था कि इम्यूनिटी भी कोई चीज होती है। आज बच्चे बच्चे को पता है इम्यूनिटी। बुजुर्गों से पूछ लो इम्यूनिटी, कभी बीमार होगा ना इम्यूनिटी कम होगी। अरे आप इम्यूनिटी का लिख के दिखाओ, इम्यूनिटी है कि नहीं? कोविड के बाद लोगों को पता लगा इम्यूनिटी कितनी जरूरी है। आज हर घर में चर्चा इम्यूनिटी के ऊपर होती है, पार्लियामेंट में चर्चा इम्यूनिटी के ऊपर होती है। इवन गांवों में जो पंचायत होती है वहां पे भी इम्यूनिटी के ऊपर चर्चा होती है कि गांवों के लोगों की इम्यूनिटी को कैसे बूस्ट किया जाए। आप सोचो कि न्यूज चैनल कोई खोलो तो वहां बात इम्यूनिटी की होती है, न्यूज़पेपर पढ़ो तो वहां बात इम्यूनिटी की होती है। तो मतलब आपका आधा काम तो कोविड ने कर दिया। मैं कहता हूं कोविड बुरा नहीं था, मैं कहता हमारे लिए तो बहुत फायदेमंद था। जो चीज हमें समझाने में इतना जोर लगता था, कोविड ने 2 साल में समझा दिया। अब किसी को भी बोलते हैं ना कि इम्यूनिटी बढ़ानी है, तो कहता हाँ बढ़ानी है, तो भैया इसी को तो पीना पड़ेगा। अब हमें इम्यूनिटी की डेफिनेशन देने की जरूरत नहीं पड़ती। यस और नो? अब सबको पता है इम्यूनिटी। नेक्स्ट, नेक्स्ट, इम्यूनिटी क्या है? वेलनेस क्या है? अपने आप को बीमार ना होने देना ही तो वेलनेस है। अपने आप को बीमार ना होने देना, यही तो वेलनेस है। तो क्या हम यहाँ कोई चाहते हैं कि बीमार हो? नहीं चाहते ना, तो सभी वेलनेस माइंडसेट के लोग हैं। ये पीछे जो बैठे हैं, क्या मोबाइल में कुछ इंपॉर्टेंट मैसेज आए हो? आप पीछे मत देखो, देखो क्या होता है, चोर की दाढ़ी में तिनका, जो कर रहा होता है ना वही पीछे देखता है। फोकस रखो, कुछ अच्छा ही नॉलेज मिलेगा, नॉलेज मिलेगा तो आगे दे पाओगे। नेक्स्ट, इफ टुडे वी डोंट स्पेंड ऑन हेल्थ सप्लीमेंट्स, न्यूट्रिशन, तो क्या होगा? अगर आज हम न्यूट्रिशन पे, सप्लीमेंट्स पे खर्चा नहीं करेंगे तो क्या होगा इन फ्यूचर? मेडिसिन पे खर्चा करना पड़ेगा, डॉक्टर्स के पास जाना पड़ेगा, लाइनों में बैठना पड़ेगा, वहां पे वेट करनी पड़ेगी, पैसे देने के बाद भी वेट करनी पड़ेगी डॉक्टर की, और फिर वो इंजेक्शन और ये वो तकलीफें सहनी पड़ेंगी। तो आज से ही इसके ऊपर खर्चा करना शुरू कर दो। किसी ने बड़ी अच्छी बात की है कि लोग अपनी सारी जिंदगी लगा देते हैं पैसा कमाने में, और बाद में वही सारा पैसा लगा देते हैं उस जिंदगी को बचाने में। लेकिन हमें ऐसा नहीं करना है, हमें पैसा भी कमाना है और लाइफ को एंजॉय भी करना है, और वो तभी पॉसिबल हो पाएगा जब आप हेल्दी होंगे। नहीं तो क्या है कि यार पैसा तो बहुत आ गया, लेकिन क्या है, बीमारी इतनी आ चुकी है, ना तो कहीं घूमने जा सकते, ना अपनी इच्छा का कुछ खा सकते, ना अच्छा चल फिर सकते, क्यों चलने में तकलीफ होती है। तो मतलब लाइफ में पैसा तो आ गया लेकिन इंजॉयमेंट चला गया, तो पैसे का क्या करोगे? पैसा और हेल्दी बॉडी दोनों होंगी तभी लाइफ एंजॉय हो पाएगी। क्लियर? नेक्स्ट,
ये तो आपको पता लगे क्या दोनों में से बेटर क्या है? क्या बेटर है? सप्लीमेंट, ऑब्वियस, सप्लीमेंट। नेक्स्ट नेक्स्ट। अब आते हैं हम थोड़ा सा बिजनेस के बारे में कि वेलनेस इंडस्ट्री का ग्राफ क्या है। वेलनेस इंडस्ट्री ने पूरी दुनिया में बहुत तेजी से ग्रो किया है और कोविड के बाद तो बहुत ही ज्यादा ग्रोथ किया है। यानी हमारे लिए जो अपॉर्चुनिटी हमें लगता था कि कहीं अच्छी है या नहीं है, लेकिन कोविड के बाद एक क्लियर हो गया कि हाँ ये बहुत अच्छी इंडस्ट्री है, बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है हमारे लिए। क्योंकि पहले तो लगता था कि लोग समझेंगे कि नहीं समझेंगे, लेकिन अब लोग समझते हैं। आप जरा सा छेड़ो तो सही किसी को, भाई कोई दिक्कत तो नहीं घर पे किसी का? हाँ मेरी माता जी को शुगर है, पिताजी के घुटने दुखते हैं, भैया का पेट बहुत बढ़ गया है, बोलो घर में आधे बीमार निकलेंगे। तो मतलब आप तो छेड़ने की जरूरत है, इलनेस तो भरी पड़ी है और वो चाहते हैं कि उनकी फैमिली में कोई ऐसी चीज एंटर हो जो उनको एक हेल्थी लाइफ दे सके। तो आपके लिए तो वेलनेस इंडस्ट्री बहुत तेजी से ग्रो भी कर रही है और आप इस ग्रोइंग इंडस्ट्री के अंदर हैं। नेक्स्ट, पॉल पिल्जर ने अपनी एक बुक में द वेलनेस रेवोल्यूशन के अंदर मेंशन किया है कि ये इंडस्ट्री आने वाले कुछ ही समय में 3 लाख करोड़ की इंडस्ट्री होने वाली है। 3 लाख करोड़ की इंडस्ट्री, सोचो कितनी बड़ी इंडस्ट्री है और उसमें से कितना बड़ा हिस्सा आपका होगा। क्योंकि अगर इतनी बड़ी इंडस्ट्री होगी तो कुछ करोड़ की टर्नओवर तो आप ही दे रहे होंगे, तो आपकी भी टर्नओवर उसने कंसीडर कर ली है बीच में पहले ही। नेक्स्ट, रेगुलर ग्रोथ है, पूरी दुनिया के अंदर बहुत तेजी से ग्रो कर रही है इंडस्ट्री। नेक्स्ट, डबल डिजिट्स के अंदर इंडिया में तो डबल डिजिट्स के अंदर ग्रोथ हुई है इस इंडस्ट्री के अंदर। इलनेस इंडस्ट्री से ज्यादा वेलनेस इंडस्ट्री के अंदर ग्रोथ हुई है इंडिया के अंदर। इलनेस इंडस्ट्री के अंदर उतनी ज्यादा ग्रोथ नहीं आई। वेलनेस इंडस्ट्री देखिए कहां से कहां तक पहुंच चुकी है। आपने कोविड से पहले इतनी ऐड देखी थी कभी न्यूट्रिशन की फेसबुक वगैरह पे? आज देखो फेसबुक चलाते हो तो दिन भर न्यूट्रिशन की ऐड, कोई ये प्रोटीन, कोई फलाना न्यूट्रिशन, कोई ये न्यूट्रिशन, लगे हुए ना लगातार। माल बिक रहा है तभी तो कर रहे हैं भैया। जो चीज बिकती है उसी की तो ऐड होती है, जो बिकेगा नहीं उसकी ऐड करके खर्चा क्यों करेगा कोई? तो मतलब अब न्यूट्रिशन बिकने लगा है और लोग खुद ढूंढने लगे हैं, डिमांड करने लगे हैं। तो मतलब आपके लिए तो इंडस्ट्री इतनी इजी हो गई है। आज से 8 साल पहले जब मैंने देखिए, मैं हेल्थ इंडस्ट्री के अंदर 2005 से हूं, तो मतलब 18 साल से इस इंडस्ट्री के अंदर हूं। जब हम शुरुआत किया था मैंने हेल्थ इंडस्ट्री के अंदर, वेलनेस इंडस्ट्री के अंदर, तब तो लोग जानते ही नहीं थे वेलनेस इंडस्ट्री। तब तो खाना पीना भी अच्छा था लोगों का, काफी हद तक पेस्टिसाइड फर्टिलाइजर कम थे, दूध अच्छा था। अब तो क्या है, हर चीज में तो केमिकल है। अब गाय भैंस का दूध नहीं, मशीनों का दूध आ रहा है घरों पे। हाँ, उस पर रिकम्पोजिट दूध लिखा हुआ है, मिल्क लिखा हुआ है उस पर। उसमें से क्या करते हैं, दूध में से पहले से अच्छी चीजें निकाल लेते हैं और उसको फिर से बना देते हैं मशीनों द्वारा। पढ़ के देख लेना, ऊपर लिखा हुआ है। तो कहां उसमें न्यूट्रिशन मिल रहा है आपको? नेक्स्ट, और सबसे मजे की बात यह है कि हम इन दोनों इंडस्ट्री में, नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री तो वर्ल्ड की सबसे बेस्ट इंडस्ट्री है ही, फास्टेस्ट ग्रोइंग इंडस्ट्री है। तो सबसे मजे की बात है कि हम नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री के अंदर वेलनेस इंडस्ट्री में, यानी हमारा जो कॉम्बिनेशन है ना, एकदम यूनिक कॉम्बिनेशन है जो हमें ग्रोथ देगा ही देगा। इसके अंदर कोई इफ एंड बट नहीं है। जो डेडिकेशन के साथ काम करेगा, इस इंडस्ट्री को 100% एक्सेप्ट कर लेगा, वो 100% ग्रो करेगा ही करेगा, इसमें कोई दो राय नहीं। तो बस अब जरूरत किस चीज की है? मेहनत करने की। इस इंडस्ट्री को सीखने के लिए मेहनत करनी होगी, लोगों को समझाने में, लोगों को अपनी नॉलेज शेयर करने में मेहनत करनी होगी। अब आपको, अगर आपके पास ग्रोथ नहीं है, अगर आप ग्रो नहीं कर रहे हैं कोई, तो वो ये सोचे कि उसने दिन में कितने लोगों के साथ अपनी नॉलेज शेयर किया, उसको अपना ग्रोथ चार्ट पता लग जाएगा। वो देखेगा कि पूरे दिन में तो मैंने एक भी बंदे को शेयर नहीं किया नॉलेज, तो ग्रोथ कहां से आएगी? भैया आप कोई शॉप खोलते हो,
आपने माल डाल दिया उसमें, अब शटर को आप दिन भर बंद रखते हो उसका, तो कस्टमर आएगा। आपका प्रोडक्ट क्या है? आपकी नॉलेज। आपको वो नॉलेज लोगों को शेयर करनी है, लोगों तक पहुंचानी है। तो उस नॉलेज को लोगों तक शेयर नहीं करोगे तो आपका बिजनेस नहीं होगा। जो ग्रो नहीं कर, मैं बिल्कुल क्लियर कर रहा हूं, जो सक्सेस नहीं हो पा रहा है, जो ग्रो नहीं कर रहा है इस इंडस्ट्री के अंदर, उसके पीछे एक ही रीजन होगा कि वो किसी को बता ही नहीं रहा। लोगों को बताने वाला इस इंडस्ट्री में कभी फेलियर हो ही नहीं सकता, क्योंकि आज आप गलत तरीके से बता रहे हो। धीरे 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 आप प्रैक्टिस करोगे, बताते रहोगे, तो आपके बताने का जो तरीका है वो इंप्रूव होता चला जाएगा, और सामने वाला तो इंप्रेस होगा ही होगा, वो कन्विंस हो ही जाएगा। आपका काम है बताते रहना। ये मत सोचो कि मैं आज सर इतनी जितनी नॉलेज आपको है, मुझे तो इतनी नॉलेज ही नहीं है, मैं कैसे बताऊं, मैं तो इतना नहीं जानता। कोई बात नहीं, जो जानते हो, जितना जानते हो बताते रहो। बताते बताते आपकी नॉलेज, क्यों पहले दिन ही क्या मैं सारा कुछ सीख गया था? जब मैं इस इंडस्ट्री के अंदर आया था तो क्या मैं पहले दिन सब कुछ सीख के आया था? नहीं, टाइम लगा। लोगों को बताता रहा, जितना सीख पाता था उतना शेयर कर देता था, सीखता था, शेयर करता था, धीरे 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 नॉलेज को बढ़ाया। तो यही चीज आपके साथ है। ऐसा आप जब तक डिपेंडेंट रहोगे कि भैया कोई आएगा मेरे साथ और लोगों के साथ नॉलेज बताए शेयर करेगा, तब तक वो लोग निकल जाएंगे जब तक वो बंदा पहुंचेगा बताने वाला। तो ये आपको ही कैपेबल होना है, तो नॉलेज आपको अपने लेवल पे खुद ही बढ़ानी होगी। नेक्स्ट, अब नॉलेज की बात करते हैं कि नॉलेज क्या है। अभी तक तो मैंने आपके माइंडसेट की बात की कि हम किस इंडस्ट्री में हैं और हमारा क्या माइंडसेट होना चाहिए। हम वेलनेस इंडस्ट्री में, हमारा माइंडसेट वेलनेस माइंडसेट होना चाहिए। क्लियर? आगे बढ़े। अब आपको ऐसा लगेगा कि साइंस क्लास शुरू हो गई है अब जो सेशन है, लेकिन मेरी कोशिश ये रहेगी कि मैं उन एग्जांपल्स के साथ आपके साथ बात करूं कि आपको समझ में भी आए और मजा भी आए। अब इस चीज को समझने के लिए, हेल्थ को समझने के लिए आपको अपनी बॉडी को समझना बहुत जरूरी है। हमारी बॉडी सेल्स से बनती है, सेल्स, कोशिकाएं। हमारी बॉडी की सबसे छोटी इकाई जो है वो क्या है? सेल्स। सेल्स से टिश्यूज बनते हैं, टिश्यूज से ऑर्गन्स बनते हैं, उससे सिस्टम बनता है, और सिस्टम से ये पूरी बॉडी बनती है। मतलब अगर आपको हेल्दी रखना है अपनी बॉडी को, तो आपको किसको हेल्दी रखना होगा? सेल्स को। अगर आपने अपने सेल्स के ऊपर काम कर लिया, सेल्स को हेल्दी कर दिया, तो आपकी बॉडी अपने आप हेल्दी हो जाएगी। क्योंकि चाहे आपका कोई भी ऑर्गन है, कुछ भी है, वो सब सेल्स से बना है। और सेल्स को हेल्दी रखने के लिए क्या जरूरत है? सेल्स को क्या चाहिए? क्या चाहिए सेल्स को? पीछे न्यूट्रिशन चाहिए। क्या आप जितना न्यूट्रिशन चाहिए उतना न्यूट्रिशन दे रहे हो? वेलनेस इंडस्ट्री में होके, सीपॉक्सॉन में काम करने वाले होके, आप आज भी ये बात कर रहे हैं कि हम अपने सेल्स को उतना न्यूट्रिशन नहीं दे रहे जितना चाहिए। अगर आप अपने सेल्स को अच्छा न्यूट्रिशन देना चाहते हो, सेल्स को हेल्दी रखना चाहते हो, तो एक चीज है हमारे पास। वो क्या है? सीपॉक्सॉन। सीपॉक्सॉन को समझ लो। अब मैं सारी बात जाके सीपॉक्सॉन के ऊपर कर रहा हूं कि सीपॉक्सॉन क्या है एक्चुअल में। आज आपको क्लियर हो जाएगा। पहली बात तो मैं अभी तक सरप्राइज हूं, अभी तक मैं शॉक में हूं कि यहाँ पे इतने लोगों में एक ने भी पूरा हाथ रेज नहीं किया था कि मैंने बुकलेट पूरी पढ़ी है। अभी तक शॉक में हुए हैं ये बात से, रियली। और मैं चाहता हूं कि नेक्स्ट टाइम मेरे साथ ऐसा ना हो, क्योंकि आप जिस क्लास में हैं उस क्लास की बुक्स नहीं पढ़ रहे तो पास तो नहीं होंगे। पढ़ना शुरू करो, पढ़ने की हैबिट बनानी होगी। नेक्स्ट, सीबकथॉर्न क्या है? सीबकथॉर्न एक हिमालयन बेरी है जो लेह में पैदा होती है, लेह लद्दाख में हाई हिल्स पे, जहां पे साल में 9 महीने बर्फ रहती है। बर्फ के अंदर भी ये फ्रूट जो है, ये पेड़ जो है सर्वाइव करता है। कितने लोग हैं यहाँ पे जो हमारे साथ ले गए थे? आप सबने देखा सीबकथॉर्न? वहां पे भरा पड़ा है सीबकथॉर्न।
और कहाँ, हाई एल्टीट्यूड पे, जहां पे हमें सांस लेने में भी दिक्कत आ रही थी। हुआ था महसूस वहां पे? सांस लेने में भी दिक्कत आ रही थी, ऑक्सीजन लेवल इतना कम था, वहां पे ये प्लांट सर्वाइव करता है। उसके पीछे रीजन क्या है? इसकी जो रूट्स है ना 200 फीट डीप जाती है, और 200 फीट गहराई पे कितना न्यूट्रिशन है, कितना मिनरल है जो नीचे से लेके आ रहा है, तो इसके फ्रूट में और इसके लीव्स के अंदर भी वो आएगा। तो नेचुरल है कि वो जो फ्रूट्स और लीव्स के अंदर जो न्यूट्रिशन है, हम अगर उसको यूज करेंगे तो हमें भी तो मिलेगा, हमारी बॉडी को भी तो मिलेगा। नेक्स्ट, वर्ल्ड के टॉप 6 फ्रूट्स को ले लीजिए, सीबॉक्थॉर्न, असाई बेरी, गोजी बेरी, मैंगोस्टीन, पोमोग्रेनेट, ये सारे वर्ल्ड के टॉप 6 फ्रूट्स हैं। इनमें अगर आप न्यूट्रिएंट वैल्यू, विटामिन B12, फैट सोल्युबल विटामिन और एंटीऑक्सीडेंट स्ट्रेंथ निकाल के चेक करते हैं, तो एक सीबॉक्थॉर्न ऐसा है जिसमें ये चारों चीजें हाईएस्ट लेवल पे है। बाकी समय क्या होता है, किसी में एक चीज हाई होती है तो दूसरी लो हो जाती है, सब कुछ हाई किसी में नहीं रहता। कहाँ पे है? सीबॉक्थॉर्न में। तो मतलब अगर आपके पास सीबॉक्थॉर्न है तो आपको कुछ और देखने की जरूरत ही नहीं है, कोई अदर न्यूट्रिशन देखने की जरूरत नहीं है। मार्केट में तो कंपनीज आती रहेंगी, पता नहीं क्या क्या लाती रहेंगी, लेकिन जिसके पास सीबॉक्थॉर्न है तो उसको कहीं और झांकने की जरूरत नहीं है, क्योंकि उसके पास दुनिया का सबसे बेस्ट है, सुपर फ्रूट है, सुपर बेरी है आपके पास। नेक्स्ट, अब आते हैं कि सीबॉक्थॉर्न करता क्या? सबसे पहला काम क्या करेगा? सबसे पहला काम करता है आपकी बॉडी को डिटॉक्सिफाई करता है, आपकी बॉडी की क्लींजिंग करता है। हम जो खाना खाते हैं हमारी फूड पाइप में से होके जाता है, इंटेस्टाइन में से, लार्ज इंटेस्टाइन एंड स्मॉल इंटेस्टाइन। क्लियर? ये कितनी लंबी होती है? इसकी लेंथ क्या है बताएंगे कोई? इस इंटेस्टाइन की लंबाई कितनी होती है? आपकी हाइट से लगभग 6 गुना ज्यादा, 6 टाइम। यानी अगर आप 5 फीट के हैं तो वो 30 फीट की है, अगर आप 6 फीट के हैं तो वो 36 फीट की है। आप सोचो कि कुदरत ने 36 फीट की नाली लपेट के यहां पे डाल दी, अब सारा खाना उसी में से तो होके जा रहा है, क्या सारा बाहर आ रहा है? घर पे पानी देने वाला पाइप होगा, बागवानी के लिए, गाड़ी वॉश करने के लिए रखा ना सबने प्लास्टिक का पाइप, वही भी 30-40 फीट तक रखते हैं मैक्सिमम। उस नाली में से क्या जा रहा है? पानी। लेकिन 6 महीने बाद जब आपने नया लिया था, उससे 6 महीने बाद उसमें उंगली डाल के देखिए कि कितनी गंदगी है उसके अंदर। उसमें से तो साफ पानी जा रहा था, और आपके इसमें से क्या जा रहा है? इस पाइप में से क्या जा रहा है? घी, तेल, पेस्टिसाइड, बर्गर, चाउमीन, डोसा, पिज्जा, सारा पिज्जा बाहर है। मेडिकल साइंस ये कहती है कि हमारी बॉडी के अंदर 30 साल तक का खाया हुआ पड़ा रहता है, 30 इयर्स। होता क्या है कि जो हम खाते हैं वो कहीं ना कहीं हमारी इंटेस्टाइन की इनर वॉल्स के ऊपर चिपक जाता है। अब जब वो इनर वॉल्स के ऊपर चिपक जाता है तो वो क्या करता है, चिपका चिपका उस जगह को गला देता है, वो जगह गलने शुरू हो जाती है। जैसे होता है ना, हाथ पे अगर आप कोई गीली चीज रखोगे, बर्फ रखते हैं, या कोई सब्जी को, ऐसी बनी हुई सब्जी को, गीली सब्जी को हाथ पे रखिए, आधा घंटा मत हिलाइए, तो जब हटाएंगे तो क्या होगा, यहां से मांस गल जाएगा। ये पत्थर है, यहां पे अगर कोई सब्जी लेके गिरा दी जाए और फॉर 1 वीक इसको साफ ना किया जाए, 1 हफ्ता इसको छोड़ दो ऐसे, 1 हफ्ता तक साफ नहीं करना, 1 हफ्ते बाद साफ करेंगे तो क्या होगा, निशान पड़ेगा यहाँ पे। ये तो पत्थर था, ये तो अंदर तो बहुत सॉफ्ट है ना, हमारे इंटेस्टाइन की वॉल्स तो बहुत सॉफ्ट है, एकदम नाजुक है। वहां पे जो खाया हुआ चिपका रहता है वो क्या करता है, उसको पंचर कर देता है, इंटेस्टाइन को अंदर से पंचर कर देता है। और होता क्या है कि फिर बॉडी का ब्लड इंटेस्टाइन के अंदर आता है और इंटेस्टाइन से फिर टॉयलेट के रास्ते बाहर आने लगता है। फिर भागते हैं डॉक्टर्स के पास, डॉक्टर्स फिर ऐसे ऐसे भयानक टेस्ट करते हैं ना, बोलते और सुनते भी डर लगता है। एंडोस्कोपी जैसे गंदे टेस्ट करते हैं, और फिर लास्ट में डॉक्टर क्या कहते हैं कि आपके इंटेस्टाइन का ना कुछ पार्ट गल गया है,
उसको ट्रीट करना पड़ेगा। अब आपके जैसे घर पे वो जो पानी देने वाला पाइप है, क्या होता है, कहीं से पानी की धार निकलने लग जाती है, क्रैक हो जाता है ना कहीं से बीच में से, तो आप क्या करते हो फिर? टेप मारते हो, पन्नी वन्नी बांधते हो उसके ऊपर, किसी तरह से पानी रुक जाए, बहुत कोशिश करते हो, पर फिर भी नहीं रुकता, तो क्या करते हो? काट देते हो। क्या करते हो, जो क्रैक हिस्सा है जहां से पानी आ रहा था, वहां दोनों साइड से कट मारते हो, बीच में एक पाइप प्लास्टिक का दूसरा लेते हो और जोड़ देते हो। करते हो ना ऐसा? स्टंट लगा देते हो उसमें, जॉइंटर लगा के बीच में। डॉक्टर भी तो यही करते हैं, एज इट इज करते हैं डॉक्टर, कि वो जो गला हुआ हिस्सा है इंटेस्टाइन का, उसके दोनों तरफ से कट लगाते हैं, उस गले हिस्से को निकाल देते हैं और उस पाइप को दोबारा जोड़ देते हैं। ये पूरा काटा जाता है। कितना भयानक है, सुनते हुए डर लग रहा है ना? और ये प्रैक्टिकल होता है। अमिताभ जी के साथ भी हो चुका है। अमिताभ जी का भी ऑपरेशन हो चुका है, ये पूरा इंटेस्टाइन निकाल के काट के दोबारा जोड़ा गया है। अगर आप अपने बॉडी की क्लींजिंग नहीं करोगे, इस इंटेस्टाइन को क्लीन नहीं रखोगे, तो ये दिन आएगा। तो इसकी क्लींजिंग बहुत जरूरी है। कुछ लोग देखे हैं मैंने, वो बड़ा सा पेट लेके घूमते रहते हैं, तो क्या है उसके अंदर? फिक्स डिपॉजिट है कोई? बढ़ेगा, इंटरेस्ट लग रहा है उसके ऊपर। हाँ भी, इन फ्यूचर मेच्योरिटी होगी तो कैश करवा लूंगा। अरे गंदगी है उसमें, निकालो बाहर करो, सिबोक्टोन पियो, गंदगी बाहर निकालो, तभी हेल्दी रहोगे, नहीं तो फिर ये हालात हो जाएंगे। तो ये बड़ी, देखो, ये यूं ही होना चाहिए, यूं नहीं होना चाहिए। मतलब मेरे को समझ में नहीं आती, वो जो लेके घूमते हैं ना, बेल्ट कहीं होती है, शर्ट के बटन के अंदर पेट अंदर से झांक रहा होता है बाहर की तरफ। अरे तुम्हारी आंखें नहीं देख पा रही क्या जो पेट देख रहा है? बड़ा, बल्कि आप खुद सोचो, उन लोगों को एक बार अपने दिमाग में लाओ, कैसी सी फीलिंग आती होगी अगर आपके साथ ऐसा हो तो। बड़ा अजीब सा लगता है मुझे, अच्छा नहीं लगता कि ऐसे लेके घूमते। क्या है, अपना बॉडी का ध्यान नहीं रख सकते और क्या करोगे तुम यार? कहते हैं हम अपनी फैमिली को चलाएंगे, अपनी फैमिली का ध्यान रखेंगे, बॉडी का तो ध्यान रखा नहीं जाता अपनी। क्लीन करो इसको। नेक्स्ट, इसके बाद क्या करता है सिबोक्टोन? सिबोक्टोन देता है विटामिन सी भरपूर मात्रा में, 12 टाइम मोर देन ऑरेंजेस। संतरे से 12 गुना ज्यादा विटामिन सी देता है। और विटामिन सी क्या है? क्या है विटामिन सी? क्या है? कहीं से आवाज आएगी, कैल्शियम। यस, गुड गुड, एक जोरदार क्लैपिंग होनी चाहिए। विटामिन सी हमारे इम्यून सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करता है, इम्यूनिटी हमें बीमारी से लगने से, लेकिन हमारे बीमारी जो होती है ना, बॉडी के बाहर वायरस जो आ रहे हैं, ये इतने सारे जो हम खाने पीने के साथ जो गंदगी ले रहे हैं, उनके कारण हमें, हमारी बॉडी को इफेक्ट ना हो, उससे हमें बताती है। क्योंकि जैसे, अब इसको मैं एक्सप्लेन करता हूँ विटामिन सी क्या है। बेसिकली मैं आपको बताता हूँ कि सब ये इन्होंने बिल्कुल ठीक कहा कि बीमारी से लड़ने की ताकत देता है, इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग करता है, बट वो करता कैसे है ये भी तो पता होना चाहिए ना। अब ये जो मैं बता रहा हूँ सबको बताने लगोगे तो मजा नहीं आएगा। ये सिर्फ आप सीखो, ये सीखने की चीज है, आपका कॉन्फिडेंस बिल्ड करने के लिए। हमारी बॉडी सेल से बनी है, और सेल्स के अंदर क्या चाहिए उसको हेल्दी रहने के लिए? न्यूट्रिशन। और न्यूट्रिशन कहां से आता है? हमारे खाने से। हम जो खाते हैं उससे हमें न्यूट्रिशन मिलता है। न्यूट्रिशन हमारे ब्लड के थ्रू हमारे सेल्स तक पहुंचता है, और अब हमारे सेल्स के अंदर उस न्यूट्रिशन का जाना जरूरी है, तभी तो वो हेल्दी होगा। और सेल्स का गेट जो है वो बंद है। सेल्स का जो गेट है, जिस गेट से न्यूट्रिशन अंदर जाएगा, वो गेट बंद है।
उस गेट को खोलने की है विटामिन सी। क्लियर? जो न्यूट्रिशन आपने लिया वो न्यूट्रिशन आपके सेल में तभी जा पाएगा जब उसका दरवाजा खुलेगा, और वो दरवाजा खुलेगा विटामिन सी से। विटामिन सी जब आप लेते हैं वो सेल्स का गेट खुल जाता है और वो न्यूट्रिशन सेल्स के अंदर चले जाते हैं और अंदर से गंदगी बाहर आ जाती है, जिसको बोलते हैं फ्री रेडिकल्स। क्लियर? आपने अक्सर देखा होगा कि जैसे गर्मी में बाहर घूम रहे होते हैं तो बाहर जब मार्केट में होते हैं तो क्या होता है, थकावट सी महसूस होने लगती है, तो हम क्या करते हैं, विटामिन सी क्या लेते हैं, लेमन जूस, ऑरेंज जूस, मौसमी का जूस, ये सब हम पीते हैं। उसमें क्या होता है, विटामिन सी होता है। तो विटामिन सी जैसे ही लेते हैं तो हमें एक फ्रेशनेस की फीलिंग आती है। फ्रेशनेस वो कहां से आई? आपके सेल्स से आई, क्योंकि सेल्स फ्रेश हो गए, क्योंकि सेल्स का गेट खुल गया और अंदर से गंदगी बाहर आ गई है और सेल्स ने अपने आप को हेल्दी फील किया। जैसे मान लीजिए 2-3 दिन पेट साफ ना हो तो क्या हुआ, हेल्दी फीलिंग आई, पर जब जैसे ही पेट साफ हो जाता था रिलैक्स, फ्रेश हो गए, कहते हैं फ्रेश हो गए। तो वही सेल्स फ्रेश हो जाते हैं जब अंदर से गंदगी बाहर आ जाती है। समझे विटामिन सी का काम? अब आ जाते हैं कि विटामिन सी सीबकथॉर्न का ही क्यों बोला जाता है कि 12 टाइम मोर देन ऑरेंजेस, संतरे से 12 गुना ज्यादा। लेकिन बहुत सी चीजें ऐसी हैं जिनमें अगर आप वैल्यू वाइज देखोगे तो सीबकथॉर्न से ज्यादा है उनमें, बट हम फिर भी कहते हैं कि नहीं, ऑरेंज से ज्यादा है। क्यों है? इसके पीछे रीजन क्या है कि विटामिन सी की ना एक प्रॉपर्टी होती है कि बहुत तेजी से उड़ जाता है, ऑक्सीडाइज हो जाता है। तभी तो कहते हैं ना कि जूस आपने बनाया है तो साथ के साथ पी लो, ज्यादा देर मत छोड़ो, नहीं तो बेकार हो जाएगा। तो मतलब विटामिन सी की जो ऑक्सीडेशन है ना बहुत फास्ट होती है। तो इसीलिए विटामिन सी जितना ज्यादा कॉन्सेंट्रेटेड होगा उतना ज्यादा आपकी बॉडी उसको अब्सॉर्ब कर पाएगी। और दुनिया में सबसे ज्यादा कॉन्सेंट्रेटेड फॉर्म में अगर विटामिन सी है तो कहां है? सीबकथॉर्न में। समझ में आए? सबसे ज्यादा कॉन्सेंट्रेटेड फॉर्म में विटामिन सी सीबकथॉर्न में पाया जाता है। इसी वजह से ये बहुत ज्यादा वैल्यू आपकी बॉडी इसकी अब्सॉर्ब कर पाती है और आपको बहुत ज्यादा ये बेनिफिट दे पाता है। अब आपके सेल्स हेल्दी हैं, न्यूट्रिशन अंदर चला गया, गंदगी बाहर आ गई है, सेल्स हेल्दी है तो मतलब वो बीमारियों से लड़ पाएंगे। हेल्दी सेल्स ही तो बीमारियों से लड़ेंगे, बीमार सेल क्या लड़ेगा? क्लियर? नेक्स्ट, विटामिन ए। विटामिन ए हमारी आईज के लिए बहुत अच्छा होता है। अक्सर डॉक्टर कहते हैं कि अगर जैसे आई स्पेशलिस्ट के पास जाते हैं तो कहते हैं कि गाजर का जूस पिया करो, क्योंकि उसमें कैटनोइड्स होते हैं, उसमें विटामिन ए होता है। और कैटनोइड्स की अगर मैं बात करूं, आज तक की रिसर्च के अकॉर्डिंग लगभग 52 कैटनोइड्स का पता लगा है। 52 में से 39 कैटनोइड सिर्फ सीबकथॉर्न से मिल जाता है। इतने ज्यादा कैटनोइड आज तक किसी भी सिंगल फ्रूट में नहीं पाए गए। 39 कैटनोइड्स, और कुछ तो ऐसे हैं जो कहीं दूसरे सोर्स में मिलते ही नहीं है। तो मतलब सीबकथॉर्न हमारे लिए बहुत ही ज्यादा फायदेमंद है, क्योंकि हमारी जो सेल्स की जो मेम्ब्रेन होती है, यानी कि जो वॉल्स होती हैं, क्योंकि अब सेल्स तो अंदर से हेल्दी है, अंदर न्यूट्रिशन है, बट उसके आउटर वॉल्स का हेल्दी होना भी तो जरूरी है ना। उसको हेल्दी रखने में भी सपोर्ट करता है विटामिन ए और कैटनोइड, उसमें नरिशमेंट रखना जरूरी है। नेक्स्ट, विटामिन ई। विटामिन ई क्यों जरूरी है? आप बताइए, आप आगे के बैठे स्किन के लिए। क्योंकि जितने भी कॉस्मेटिक्स हैं सब पे आजकल लिखे आना लगा है एनरिच्ड विद विटामिन ई, तो हमने उसको स्किन के साथ ही जोड़ दिया है कि स्किन के लिए बहुत अच्छा है। लेकिन मैं आपको बताता हूँ कि विटामिन ई का और भी क्या रोल है। विटामिन ई लुब्रिकेशन का काम भी करता है। सेल्स की जो मेम्ब्रेन होती है, जो वॉल्स होती हैं, उसकी नरिशमेंट, फ्लेक्सिबिलिटी को बनाए रखता है। अब सेल्स की वॉल्स जब हेल्दी रहेंगी, वो नरिश्ड रहेंगी, फ्लेक्सिबिलिटी रहेगी, तो स्किन तो अपने आप हेल्दी दिखेगी।
स्किन पे रिंकल्स कब आते हैं? जब सेल डेड होते हैं। ये रिंकल्स क्या हैं? डेड सेल्स हैं। अब सेल डेड नहीं होंगे, सेल्स हेल्दी रहेंगे तो क्या होगा? रिंकल्स नहीं आएंगे, दुनिया चाहिए ये सब नहीं होगी। लेकिन इसके साथ साथ सिर्फ स्किन के लिए ही नहीं, विटामिन ई मैंने बोला कि हमारे सेल्स की आउटर वॉल को हेल्दी रखता है, नरिश करता है। तो मतलब हमारे जितने भी ऑर्गन्स हैं सबके सेल्स के आउटर वॉल्स को हेल्दी रख रहा है, मेम्ब्रेन को हेल्दी रखता है। हमारे जो जॉइंट्स हैं, ये जॉइंट्स होते हैं ना ऐसे, ये जॉइंट चलते हैं ऐसे, लेकिन ये आपस में टकराते नहीं है, क्योंकि बीच में एक कुशन होता है जिसको हम कार्टिलेज बोलते हैं। तो इस कुशन की वजह से वो हड्डियां आपस में टकराती नहीं है और चलते हुए में पेन नहीं होता। लेकिन क्या होता है कि विटामिन ई की कमी, क्योंकि विटामिन ई से नरिशमेंट होती है, लुब्रिकेशन होता है। अब विटामिन ई की कमी हो जाने से वो लुब्रिकेशन कम होने लगता है और वहां पे जो सेल्स हैं वो हार्ड होने लग जाते हैं, और वो जैसे ही आप चलते हैं, कहीं जरा सा झटका लगा तो वो क्या होती है? कार्टिलेज ब्रेक हो जाती है, वो जो कुशन है वो डैमेज हो जाता है और हड्डियां आपस में टकराने लगती है। फिर चलते हुए कट कट की आवाज आती है, तो फिर बोलते हैं कि हाँ घुटनों में पेन होने लगी। विटामिन ई की वजह से ये जो जॉइंट्स पेन होता है वो सबसे ज्यादा कारण बनता है, विटामिन ई की कमी। अब जब चला नहीं जाएगा तो क्या होगा? कम चलेंगे, ऑब्वियस है, कम चलेंगे। अब कम चल रहे हैं तो क्या होगा? कोलेस्ट्रॉल लेवल बढ़ना शुरू हो जाएगा, क्योंकि बॉडी में जो चीजें जितनी बन रही हैं वो कंज्यूम ही नहीं हो रही हैं, तो वो स्टोरेज होने लगेगी। अब कोलेस्ट्रॉल बढ़ने लगा तो क्या होगा? फैट, मोटापा आने लगा, क्योंकि चल ही नहीं रही, वर्कआउट हो ही नहीं रहा, फिजिकल वर्कआउट नहीं हो रहा, तो मोटापा आ रहा है। अब मोटापा आ रहा है तो क्या होगा? हार्ट प्रॉब्लम आनी शुरू हो जाएगी, क्योंकि हमारे हार्ट के सेल्स भी तो हेल्दी होने चाहिए, और उसको कौन करेगा? विटामिन ई। अब हार्ट के सेल्स हेल्दी नहीं है तो हार्ट अटैक जैसी प्रॉब्लम आ जाती है। क्लियर? तो मतलब विटामिन ई कई बीमारियों का कारण बन जाता है। और दुनिया में जितने भी फ्रूट्स हैं उनमें सबसे ज्यादा विटामिन ई कहां मिलता है? सीबकथॉर्न में। तो मतलब मैं वही बात दोबारा कर रहा हूं कि आपके पास सीबकथॉर्न है, आपको कुछ और देखने की या कुछ कहीं और झांकने की जरूरत ही नहीं है। आपके पास क्या है? सीबकथॉर्न है। इसके अलावा बी कॉम्प्लेक्स, विटामिन बी कॉम्प्लेक्स है आपके पास। अब बी कॉम्प्लेक्स क्यों है बताएंगे? बी कॉम्प्लेक्स क्यों बोला जाता है? पीछे कोई भी विटामिन बी कॉम्प्लेक्स जी? बिल्कुल, जोरदार क्लैपिंग। पता लगता है कि पढ़ा हुआ है। एक्चुअली 8 विटामिन बी होते हैं। तो ये 8 के 8 विटामिन बी का प्रॉब्लम क्या है कि ये अकेला कोई भी आपकी बॉडी पे काम नहीं करेगा। एक विटामिन बी को बॉडी पे काम करने के लिए दूसरा विटामिन बी साथ में लेना पड़ता है। जैसे मान लो जी, आप स्टडी करिएगा, 8 विटामिन बी है, दोबारा पढ़ लीजिएगा एक बार। B1, B2, B3, B6, B9, B12 पूरे पढ़िएगा तो 8 विटामिन बी निकलेंगे आपके। पढ़ाई 6 जाते हैं 8 विटामिन बी हैं, और ये सारे के सारे कॉम्प्लेक्स हैं इनका आपस में, और एक दूसरे के ऊपर डिपेंड है सारे के सारे। आपको ये 8 के 8 एक साथ नहीं, लेकिन कोई एक विटामिन बी दूसरे विटामिन बी के ऊपर डिपेंड है। जैसे कि B1 चाहिए तो उसको B6 साथ में लेना पड़ेगा, अदरवाइज वो काम नहीं करेगा। तो इस तरह हर विटामिन बी एक दूसरे के ऊपर डिपेंड है, तो इसीलिए इसको कॉम्प्लेक्स बोला जाता है। कि अगर आप इकट्ठा ले रहे हैं, जैसे कि मान लीजिए एक एग्जांपल लेते हैं, एक शॉप होती है तो उसको शॉप बोलते हैं, लेकिन एक ही बिल्डिंग के अंदर कुछ शॉप्स होती हैं, 5, 6, 7, 8, 10 शॉप्स होती है, तो उसको कॉम्प्लेक्स बोलते हैं, शॉपिंग कॉम्प्लेक्स। उसको शॉप नहीं बोला जाता। इसी तरह विटामिन बी अकेला विटामिन बी है, लेकिन ये इकट्ठे हैं तो बी कॉम्प्लेक्स है। और बी कॉम्प्लेक्स का बहुत से रोल है हमारी बॉडी के अंदर, लेकिन मैं आपको एक मेजर रोल बता देता हूँ। मेजर रोल क्या है? मेजर रोल ये है कि जो आप खाना खाते हैं
उसको ग्लूकोज में कन्वर्ट करने का मेन रोल कौन करता है? बी कॉम्प्लेक्स, यानी इसको डाइजेस्ट करने का, यानी क्योंकि देखिए अगर आपने खाना खाया और वो ग्लूकोज में कन्वर्ट नहीं हुआ, ग्लूकोज मतलब एनर्जी, क्योंकि ग्लूकोज आपकी बॉडी में जाएगा, आपकी बॉडी में फिर इंसुलिन बनेगी, वो उसको एनर्जी में कन्वर्ट करेगा, तभी तो बॉडी को एनर्जी मिलेगी। अगर खाया हुआ ग्लूकोज में कन्वर्ट ही नहीं हुआ तो एनर्जी कहां से आएगी? तो बी कॉम्प्लेक्स का मेन रोल जो है, मेजर रोल जो है, वो है आपके खाए हुए को ग्लूकोज में कन्वर्ट करना। इसके अलावा और बहुत से रोल हैं इसके, हार्मोन बनाना और ये बहुत से काम है, सबके ऊपर बात नहीं करेंगे, लेकिन मेजरली ये जरूरी है। क्लियर? नेक्स्ट, प्रोटीन। प्रोटीन हमारे लिए जरूरी है, यस और नो? कितना जरूरी है? कितना जरूरी है प्रोटीन? सारा कुछ तो प्रोटीन का ही बना है, पूरी बॉडी प्रोटीन का ही बनी है, सारा कुछ प्रोटीन का ही है। अब प्रोटीन नहीं है तो कुछ भी नहीं बनेगा। तो मतलब हमारी बॉडी के अंदर प्रोटीन से ये जो टिश्यूज बनते हैं, मसल्स बनती है, कैसे बनती है? वो बनती है अमाइनो एसिड से। अमाइनो एसिड्स प्रोटीन को सिंथेसाइज करते हैं, प्रोटीन को इस लायक बनाते हैं कि वो टिश्यूज में कन्वर्ट हो सके, मसल्स में कन्वर्ट हो सके, यानी कि सिंथेसाइजेशन का प्रोसेस कंप्लीट होता है अमाइनो एसिड से। और अमाइनो एसिड्स होते हैं 21 अमाइनो एसिड, और 21 में से 12 तो हमारी बॉडी बना लेती है, लेकिन 9 अमाइनो एसिड्स हमारी बॉडी नहीं बना पाती, वो हमें आउटसोर्सिंग करनी पड़ती है, हमें अपने खाने के थ्रू लेना होता है। और मजे की बात यह है कि सीबक्तोन एक ऐसा सोर्स है जिसके अंदर 21 के 21 अमाइनो एसिड्स हैं, यानी कि 12 वो जो हमारी बॉडी बना लेती है वो भी हैं, और 9 असेंशियल अमाइनो एसिड्स जो हमारी बॉडी नहीं बनाती, हमें आउटसोर्सिंग करनी है, वो भी सीबक्तोन में है। मतलब आप अपनी दिन भर की डाइट में जो प्रोटीन ले रहे हैं वो भी कंप्लीटली सिंथेसाइज हो पाएगा, वेस्ट नहीं होगा बॉडी में। क्लियर? नेक्स्ट, 5-HTP। पीछे से कोई इसका फुल फॉर्म बताएगा क्या है 5-HTP की? आगे वाले नहीं, पीछे वाले। 5-HTP की फुल फॉर्म क्या है? बुकलेट पढ़ी होती तो जरूर पता होता। 5-हाइड्रोक्सी-ट्रिप्टोफान क्या है? देखिए हमारा पूरी बॉडी पे कंट्रोल कौन करता है? ब्रेन करता है। और ब्रेन को कंट्रोल कौन करता है? एक हार्मोन सेरोटोनिन, एक न्यूरोट्रांसमीटर कह सकते हैं आप इसको, ये न्यूरोट्रांसमीटर है जो हमारे पूरी बॉडी को, ब्रेन को कंट्रोल करता है, और वो ब्रेन हमारी पूरी बॉडी को कंट्रोल करता है। क्लियर? अब इस सेरोटोनिन को बनने के लिए चाहिए होता है 5-HTP, जो हमें अपनी डाइट से लेना है। बट हमारी डाइट में तो क्या है? पेस्टिसाइड्स, फर्टिलाइजर्स, केमिकल्स। अब कहां रह गए? अब देखते हैं ना, एज के साथ साथ याददाश्त कमजोर होनी शुरू हो जाती है। क्यों? क्योंकि जब पैदा हुए थे तो ये इनफ था, मतलब इतना था बॉडी के अंदर, ब्रेन के अंदर सेरोटोनिन की, ब्रेन एक्टिवली वर्क कर रहा था। एज के साथ साथ 5-HTP तो लिया नहीं, और क्या हुआ? सेरोटोनिन का लेवल कम होने लगा, जिसकी वजह से ब्रेन एक्टिव नहीं रहा। लोग डिप्रेशन में आज देखो कितने हैं, नींद नहीं आती है, लड़ाई झगड़े कितने होने लगे हैं, जरा सी कोई बात होती नहीं है, खाना भी लगे ना तो एक दूसरे का गला पकड़ लेते हैं। पहले तो राम राम कह के निकल जाया करते थे, पहले नहीं ऐसा होता था, लेकिन अब तो कोई जरा सा कुछ टच तो करे। आपने देखा रोड राइड्स कितनी होती हैं, हर दूसरे दिन कोई ना कोई लड़ाई झगड़ा हो रहा है, मारकाट हो रही है, गाड़ियों में गाड़ियां मार रहे हैं जान के। बताइए, हमने देखा ऐसे केस, वो जरा सी गाड़ी लगी, वो गाड़ी लेके उसके पीछे लगे और गाड़ी को एक्सीडेंट कर रहा उसी के, तो उसमें तेरी गाड़ी का नुकसान नहीं हो रहा, तो उसकी गाड़ी में अपनी गाड़ी ठोक रहा है तो तेरे में नुकसान हो रहा है नहीं, क्योंकि ब्रेन काम ही नहीं कर रहा, ऑटो कंट्रोल हो चुका है। जाना कहीं होता है, मोड़ पीछे निकल गया, आगे जाके ध्यान, अरे मोड़ तो पीछे रह गया, मैंने तो पीछे मुड़ना था। होता है ऐसा? अरे मैंने तो ऐसे लोग भी देखे हैं
बीवी को लेके निकले थे पेट्रोल पंप पे तेल डलवाने के लिए, बीवी वहां खड़ी रहेगी और तेल डलवा के घर पहुंच गए। अरे बीवी को तो ले लो साथ में, जो हो आवे, होता है ऐसा। तुम मतलब ये जो नहीं है ये सच्चाई है। ये ऐसा मैंने सुना है और मैंने देखा भी है, ऐसा हुआ है लोगों के साथ, क्योंकि वो प्रेजेंट ही नहीं होते, क्योंकि ब्रेन पे कंट्रोल ही नहीं है। 5-HTP अगर आप रेगुलर ले रहे हैं, यानी सिबोक्थोन रेगुलर ले रहे हैं, क्योंकि सिबोक्थोन में 5-HTP भरपूर मात्रा में पड़ा है, तो आप डिप्रेशन में नहीं आओगे, ब्रेन पे आपका कंट्रोल रहेगा, आप मेंटली एक्टिव रहोगे, जो स्टडी कर रहे हैं उनका कंसंट्रेशन बढ़ेगा, स्टडी में पढ़ रहे हैं बुक और ध्यान कहीं और जा रहा है, सीन फिल्मों के घूम रहे हैं दिमाग में, और सुबह एग्जाम है, क्योंकि कंट्रोल नहीं है, कंसंट्रेशन नहीं है, कंसंट्रेशन बढ़ाता है आपको। बिल्कुल सही है, इधर से सुनो, इधर से निकल के अंदर होगा ही कुछ नहीं, क्योंकि अंदर 5-HTP नहीं था। आपको एक लाइव प्रैक्टिकल एग्जांपल देता हूँ, छोटी सी स्टोरी है। आज से कुछ साल पहले आपने एक न्यूज़ सुनी होगी, काफ़ी हाईलाइट हुई थी कि हमारी जो आर्मी है, हमारे जो सोल्जर्स हैं जो ग्लेशियर में हाई हील्स पे ड्यूटी दे रहे हैं, वो डिप्रेशन में जाने लगे। वहाँ पे डिप्रेशन रेट बहुत बढ़ गया था, और कुछ ने तो सुसाइड तक कमिट करने की कोशिश किया। ये बहुत हाईलाइट हुई थी ये न्यूज़, आज से कुछ साल पहले की, मतलब 8-10 साल पहले की बात होगी। तो DRDO, डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन ने सिबोक्थोन देना शुरू कर दिया उनको, और आप यकीन मानिए कुछ ही टाइम में 67% डिप्रेशन रेट कम हो गया वहां पे। तो मतलब सिबोक्थोन सिर्फ आंतरिक सुरक्षा नहीं, बाहरी सुरक्षा भी दे रहा है, हमें बॉर्डर पे भी प्रोटेक्ट कर रहा है सिबोक्थोन। अरे आपके पास रियली संजीवनी है, आप इसकी वैल्यू को समझो। आपके पास जो चीज है ये प्योर गोल्ड है, प्योर लिक्विड गोल्ड है, ये इसकी वैल्यू को अगर आप समझ गए ना, हमने तो देखो आज से 8 साल पहले समझा था और अब तक समझ में आई हुई है, अब ये दिमाग से बाहर जाने वाला नहीं है। जिस दिन आपके दिमाग में सिबोक्थोन घुस गया ना सही तरीके से, दुनिया में कोई ताकत आपको कामयाब होने से रोक नहीं सकती है। इसके अलावा मिनरल्स बहुत है इसके अंदर। नेक्स्ट, एंटीऑक्सीडेंट्स। क्या होते हैं एंटीऑक्सीडेंट, बताए कोई? एंटीऑक्सीडेंट्स पढ़ा होते तो बताते, बुक ही नहीं पढ़ी, इतना क्लियरली मेंशन कर रखा है उसमें क्या है एंटीऑक्सीडेंट। देखो क्या होता है कि हमारे लाइफस्टाइल के कारण, हमारे दिन भर के लाइफस्टाइल के कारण, गलत खाना पीना, रेडिएशंस, आज देखिए हम जितने लोग बैठे हैं सबके पॉकेट में मोबाइल है, क्या वो रेडिएशन सिर्फ मोबाइल पे पड़ रही है, हमारी बॉडी पे नहीं पड़ रही क्या? तो रेडिएशन जो हमारे सेल्स के ऊपर पड़ रही है तो सेल्स को डैमेज कर रही है या नहीं? हम जो सांस ले रहे हैं क्या वो उसमें सिर्फ प्योर ऑक्सीजन ही जा रही है, उसमें बैक्टीरिया नहीं जा रहा? हम सब ब्रीथ कर रहे हैं, किसके अंदर से कौन सा बैक्टीरिया निकल रहा नहीं पता ना, हम सब की ब्रीथ के थ्रू वो जा रहा है, हमारे अंदर जा रहा है ना वो बैक्टीरिया। हम जो खाना खाएंगे वो कितना ऑर्गेनिक है, कितना पेस्टिसाइड फर्टिलाइजर उसमें होगा, वो भी जाएगा ना बॉडी में। तो ये सारी चीजें क्या है कि हमारे सेल्स को डैमेज करती है। जैसा कि मैंने आपको अभी बताया था कि विटामिन सी उन सेल्स के गेट को खोलता है कि अंदर से वो गंदगी बाहर आ सके। वो गंदगी कहां से आई? गंदगी क्या होता है, देखो जो न्यूट्रिशन अंदर जाएगा तो हमारे सेल्स को उस न्यूट्रिशन को कुक करना पड़ता है। जैसे कि आपके घर पे किचन है, अब किचन में सब्जी आती है, सब्जी तो कच्ची आती है ना, रॉ आती है, उसको कुक करते हैं आपके घर पे, फिर वो कुक करने के बाद खाने लायक बनता है तो आप उसको खाते हैं, कच्चा तो नहीं खाते।
तो इसी तरह हमारी बॉडी भी कोई भी न्यूट्रिशन को ऐसे ही कच्चा नहीं खा लेती है, वो हमारे सेल्स में जाता है और एक प्रोसेस होता है, उसके दौरान वो कुकिंग होती है हमारे सेल्स के अंदर भी न्यूट्रिशन की, ताकि वो सेल्स के लायक बने। अब वो जब कुक होता है तो उसमें कुछ गंदगी पैदा होती है, जैसे हमारी किचन में जब कुकिंग होती है तो धुआं निकलता है ना, वो धुआं हम एग्जॉस्ट और चिमनी के थ्रू बाहर निकाल देते हैं, किचन में तो नहीं रखते। तो इसी तरह हमारे सेल्स के अंदर जो वो गंदगी पैदा होती है, जो वेस्ट पैदा होता है, उसको सेल से बाहर निकालना होता है, उसको बोलते हैं फ्री रेडिकल्स, वो जो सेल्स के अंदर से गंदगी बाहर आ रही है। और दूसरा जो ये इतने सारे रेडिएशन और ये सारी चीजें जो है हमारे सेल्स को भी डैमेज करती हैं, ये भी फ्री रेडिकल्स है। तो क्या होता है कि फ्री रेडिकल्स बढ़ते चले जाने के कारण सेल्स का डैमेज बढ़ जाता है। अब देखो, अगर सेल्स के अंदर वो गंदगी अंदर ही पड़ी रहेगी तो क्या होगा, सेल अंदर से डैमेज होने लगेगा, सड़ जाएगा अंदर से। डैमेज होते होते क्या होगा, वो भी एक फ्री रेडिकल बन जाएगा, क्योंकि फ्री रेडिकल साथ वाले सेल को डैमेज करेगा, उसको मारेगा, तो उसको भी फ्री रेडिकल बनाएगा। तो ये एक दूसरे को डैमेज करते चले जाते हैं। इसको थोड़ा सा साइंटिफिकली समझते हैं, अभी थोड़ा सा साइंटिफिकली समझते हैं। बेसिकली क्या होता है कि ये हमारा जो एक यूं कहिए कि मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर है, इसके अंदर आउटर सर्कल के अंदर 8 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, यानी 4 पेयर होते हैं, 2-2 का पेयर। अभी तो हम भी पेयर बनाने लगे हैं मैक्सिमाइजर के और 12 घंटे में कौन कौन बना रहा है? बना रहे हो? कम लोग क्यों बना रहे हो पेयर? सभी पेयर बनाओगे तभी तो गौतम जी के पेयर ज्यादा बनेंगे अरे डेली पेयर बनाओ, हर 12 घंटे में पेयर बनाओ, हर 12 घंटे में 2100 रुपए कमाओ, डेली के 4200 रुपए कमाओ, महीने का 1.25 लाख रुपए तो ऐसे ही आ जाएगा, खाली पेयर ही तो बनाना है। सारा खेल पेयर्स का है, तो यहाँ पे भी खेल पेयर्स है। अब होता क्या है कि जो आउटर सर्कल होता है, इसके अंदर 8 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, और 8 के 8 जो है ना वो 4 पेयर है, बेसिकली 2-2 का एक पेयर होता है। अब वो क्या होता है कि फ्री रेडिकल क्या है, फ्री रेडिकल में एक इलेक्ट्रॉन कम होता है। अब क्या है कि 3 पेयर कंप्लीट है, लेकिन एक पेयर कंप्लीट नहीं है, यानी कि वो एक इलेक्ट्रॉन अकेला है, तो वो अनबैलेंस्ड हो गया। अब उसमें, अब जैसे मान लो आपके एक लेग में तो ज्वाइनिंग है, अब दूसरी लेग में ज्वाइनिंग नहीं डलेगी, तो पेयर कैसे बनेगा? अब टकरे तो मारोगे, इधर उधर भागोगे तो ही। तो इसी तरह से ये भी एक अनबैलेंस हो जाता है, बेचारा परेशान होता रहता है, यार पे आउट नहीं आ रहा, पे आउट नहीं आ रहा, भागता है इधर उधर दूसरी ज्वाइनिंग के चक्कर में। अब कुछ होते हैं थोड़ा सा डिस्टर्ब गंदे, वो गंदे लोग क्या करते हैं, फिर वो दूसरों की ज्वाइनिंग छीनने की कोशिश करते हैं। भाई मेरा पेयर कंप्लीट हो जाए, मैं उसकी ज्वाइनिंग उठा के डाल लेता हूँ अपने दूसरी लेग में, मेरा पेयर तो कंप्लीट होगा। अब वो बंदा उसकी ज्वाइनिंग उठाएगा तो उसका पेयर रुक जाएगा, तो वो भी अनबैलेंस हो गया। भाई एक तो गंदा था, उसने दूसरे की ज्वाइनिंग उठा ली, अब उसका पेयर रह गया बेचारा, वो परेशान हो गया, अब वो टकरे मारने लगा। अब उसने कहा उसने मेरी ज्वाइनिंग छीनी है, मैं भी किसी की ज्वाइनिंग छीन लूंगा, वो भी निकल गया मार्केट में, वो भी किसी और की ज्वाइनिंग उठाने लगा। तो क्या हुआ, इसी तरह ये इलेक्ट्रॉन कि ये जो फ्री रेडिकल है, अपना एक इलेक्ट्रॉन पूरा करने के चक्कर में, सर्कल पूरा करने के चक्कर में, लाइफ सेल जो है, जो हेल्दी है, उनसे इलेक्ट्रॉन छीन लेता है, उनकी ज्वाइनिंग छीन लेता है। वो तो पहले से ही अनबैलेंस था, उसने एक और अनबैलेंस कर दिया, अब 2 हो गए। अब उन दोनों ने निकल गए, 2 को पकड़ लिया, 4 हो गए, 4 से 8 हो गए, 8 से 16 हो गए, 32 हो गए, 64 हो गए, बढ़ता रहा, फ्री रेडिकल्स बढ़ते चले जाते। कैंसर क्या है? कैंसर यही तो है कि वो एक कैंसर सेल बेसिकली वो फ्री रेडिकल ही है, कि उसने साथ वाले सेल को डैमेज किया, उसको कैंसराइज कर दिया, उन दोनों ने और को पकड़ लिया, उसने और को पकड़ लिया, वो करते 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 पूरी बॉडी में कैंसर फैल जाता है। तो मतलब ये फ्री रेडिकल्स पूरी बॉडी में फैलते चले जाते हैं। समझ में आया? अब सेल्स डैमेज होने लगे, बीमारियां एंटर करने लगेंगी। किसी भी ऑर्गन के अंदर अगर एक फ्री रेडिकल पैदा हुआ और उसको जल्दी से बॉडी से बाहर नहीं निकाला गया, तो क्या होगा, उस ऑर्गन के दूसरे सेल्स को डैमेज करने लगेगा। मान लीजिए किडनी है या लीवर है, तो क्या होगा, धीरे 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 उस ऑर्गन के सारे सेल्स को डैमेज करता चला जाएगा, तो पूरा ऑर्गन डैमेज होगा।
तो इसी तरह कोई भी फ्री रेडिकल अगर बॉडी के किसी भी पार्ट में गया तो उसको डैमेज करेगा ही करेगा। अब इसका बॉडी से बाहर निकलना जरूरी है या नहीं है? यानी उस गंदी ज्वाइनिंग का जो दूसरों को परेशान कर रहा था, दूसरों की ज्वाइनिंग छीन रहा था, उसका टर्मिनेशन जरूरी है कि नहीं है? तो मतलब इस फ्री रेडिकल का बॉडी से बाहर आना बहुत जरूरी है। तो उसको कौन निकालेगा? उसके लिए तो कोई सीनियर चाहिए ना। अब तो गौतम जी को तो बोल करोगी, गौतम सर ये बंदा बहुत परेशान कर रहा है, ये ज्वाइनिंग दूसरों की छीनता है, इसका कुछ करो। सर फिर लगाते हैं उसका टर्मिनेशन लेटर, उसके खिलाफ एक नोटिस आता है, शोकॉज नोटिस उसका आएगा, उसका शोकॉज नोटिस का कोई जवाब नहीं दे पाएगा, फिर ऊपर से उसकी आईडी ब्लॉक कर दी जाएगी और वो किसी को परेशान नहीं करेगा तो कंपनी से बाहर निकल गया। होता है सर? तो सेम बॉडी के अंदर होता है। अब क्या होता है कि वहां पे फिर कॉल जाती है एंटीऑक्सीडेंट के पास। एंटीऑक्सीडेंट एक सीनियर है। अब एंटीऑक्सीडेंट क्या होता है, उसके पास इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, उसके पास इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। अब इलेक्ट्रॉन्स जिसके पास है वो क्या कर सकता है, जो अनबैलेंस है उसको अपने पास से एक इलेक्ट्रॉन डोनेट कर देता है। उसको कहता है ये पकड़, तेरा सर्कल पूरा हुआ, अब तू बाहर निकल, तो शाम। भाई देखो, जो परेशान कर रहा है उसका बाहर निकलना जरूरी है। तो एंटीऑक्सीडेंट के पास इलेक्ट्रॉन्स होते हैं और वो इलेक्ट्रॉन अपने पास से उस फ्री रेडिकल को डोनेट कर देता है और उसका आउटर सर्कल कंप्लीट होते ही वो न्यूट्रलाइज हो जाता है और बॉडी से बाहर आ जाता है। छुट्टी। अब तो है ही ना, वो कंपनी से बाहर निकाल दिया उसको, अब छुट्टी, अब किसी को परेशान नहीं करे। समझ में आई बात? अब एंटीऑक्सीडेंट के पास इलेक्ट्रॉन होते हैं, इसका कितने होते हैं कैसे पता लगेगा? नेक्स्ट स्लाइड। ये पता लगेगा आपको ओरैक वैल्यू से, ORAC, ऑक्सीजन रेडिकल अब्जॉर्बेंस कैपेसिटी। जैसे ये बल्ब हैं तो इनकी मापने का पैरामीटर क्या है? वॉट। आपकी गाड़ी का इंजन सीसी, पानी को मापना है लीटर्स, वो पैरामीटर्स है ना। तो ऐसे ही किसी भी चीज के एंटीऑक्सीडेंट वैल्यू को मापने का जो पैरामीटर होता है वो होता है ओरैक वैल्यू, ORAC, ऑक्सीजन रेडिकल अब्जॉर्बेंस कैपेसिटी। यानी कि ऑक्सीडेशन के दौरान, मैंने आपको बताया था ना कि ऑक्सीडेशन होता है सेल्स के अंदर, गंदगी बनती है बाहर आती है, बताया था ना। वहीं से कनेक्ट कर लीजिएगा इसको कि ऑक्सीडेशन के दौरान जो फ्री रेडिकल्स पैदा हो रहे हैं उनको एब्जॉर्ब करने की कैपेसिटी कितनी है। हमारे आसपास जितने भी अच्छे से अच्छे फ्रूट्स हैं उनमें से सबसे बेस्ट फ्रूट हम मानते हैं अनार को, और अनार की जो ओरैक वैल्यू होती है, एंटीऑक्सीडेंट कैपेसिटी जो होती है वो होती है 10,500। लेकिन ये बाहर मार्केट में मिलने वाला, रेडी पे मिलने वाला अनार की वैल्यू नहीं होगी, ये कहीं ना कहीं कांधार के अनार की वैल्यू दी गई होगी। यहां वाले में तो क्या मिलेगा? पेस्टिसाइड, फर्टिलाइजर, केमिकल्स। यहां पे एंटीऑक्सीडेंट नहीं मिलेगा। और सीबकथॉर्न की जो ओरैक वैल्यू है वो कितनी है? 70,000 to 1,02,000, 70,000 से लेकर 1,02,000। WHO, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, ये कहता है कि हमारी बॉडी को एक दिन में कम से कम 10,000 ओरैक वैल्यू चाहिए। कितनी चाहिए? एक दिन में कम से कम 10,000। सीबकथॉर्न में कितनी है? 70,000 से लेकर 1,02,000। कितने के भी उसके अंदर? 100 ग्राम में। मतलब अगर आपने 10 ग्राम सीबकथॉर्न पी लिया सुबह और 10 ग्राम पी लिया शाम को, तो मतलब कितना मिल गया? 20,000 ओरैक वैल्यू मिल गई। सफिशिएंट है। यानी कि आपकी बॉडी से एक दिन में 20,000 फ्री रेडिकल्स न्यूट्रलाइज होकर बॉडी से बाहर आ रहे हैं। क्योंकि आपने जब सीबकथॉर्न पिया 10 ग्राम तो आपने 10,000 फ्री अपना इलेक्ट्रॉन्स ले लिए। तो इलेक्ट्रॉन्स हमारी बॉडी के अंदर 10,000 फ्री रेडिकल्स को एक एक इलेक्ट्रॉन दे देगा और उनको बॉडी से बाहर कर देगा। यानी डेली के आप लगभग 20,000 फ्री रेडिकल अपनी बॉडी से फ्लश आउट कर रहे हैं। तो आपकी बॉडी हेल्दी रहेगी।
फ्री रेडिकल्स आपकी बॉडी में रहेंगे ही नहीं। बात समझ में आ गई? अब मुझे नहीं लगता कि कभी भी फ्री रेडिकल क्या है भूल जाओगे, एंटीऑक्सीडेंट क्या है भूल जाओगे। अगर कभी भूलो एंटीऑक्सीडेंट क्या है तो गौतम जी को याद कर लेना। यही है वो जो गंदी जोनी को टर्मिनेट करवा सकते हैं। समझ में आई? नेक्स्ट, इसके बाद आता है एसओडी, सुपर ऑक्साइड डिस्मुटेज, एसओडी। एसओडी क्या है? ये भी एक एंटीऑक्सीडेंट ही होता है, बट ये सुपर है। जैसे हमारी बॉडी में फ्री रेडिकल्स पैदा होते हैं ना, ऐसे ही हमारी बॉडी में सुपर ऑक्साइड रेडिकल्स भी पैदा होते हैं। यानी एक तो फ्री रेडिकल होता है, एक सुपर फ्री रेडिकल होता है। सुपर यानी कि वो फ्री रेडिकल से ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। अब ज्यादा स्ट्रॉन्ग है तो मतलब उसको मारने के लिए भी तो कुछ ज्यादा स्ट्रॉन्ग बंदा चाहिए ना। अब यहां पे डेफिनेशन को समझिएगा कि क्या होता है। मैंने आपको बताया था कि फ्री रेडिकल के पास क्या होता है, एक इलेक्ट्रॉन कम होता है, यानी कि उसका एक पेयर कंप्लीट नहीं हुआ है, तो इस वजह से वो अनबैलेंस हो गया। लेकिन एसओडी क्या होता है, और ये सुपर ऑक्साइड रेडिकल क्या होता है? सुपर ऑक्साइड रेडिकल होता है जिसके पास एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा है उसके आउटर सर्कल के अंदर। बात समझ में आई? नहीं है। फ्री रेडिकल तो वो है जिसके आउटर सर्कल में एक इलेक्ट्रॉन कम था, और सुपर ऑक्साइड रेडिकल क्या हो गया? जिसके आउटर सर्कल में एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा है। तो मतलब अनबैलेंस तो दोनों सिचुएशन में हुए। जिसके पास कम था वो भी अनबैलेंस, जिसके पास फालतू है वो भी अनबैलेंस। अब जिसके पास फालतू आ गया है वो अनबैलेंस है, और वो क्या करता है, जो एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन है वो दूसरों को देने की कोशिश करता है। अब जब दूसरों को देगा, जिसको देगा तो वो भी तो अनबैलेंस हो जाएगा, तो उसके पास आउटर सर्कल में एक्स्ट्रा हो गया। तो क्या करता है, एक को देने की कोशिश में उसको डैमेज करता है, फिर दूसरे को करता है, फिर तीसरे को करता है। वो करते करते बहुत तेजी से डैमेज स्टार्ट कर देता है। मेडिकल साइंस ये कहती है कि जिसकी बॉडी के अंदर ये सुपर ऑक्साइड रेडिकल पैदा हुआ वो कुछ ही घंटों में ऑर्गन को डैमेज करना स्टार्ट कर देता है। बहुत ही ज्यादा तेजी से ऑर्गन को डैमेज करता है सुपर ऑक्साइड रेडिकल। मेरी तरफ देखो, उसको छोड़ो। क्या होता है सुपर ऑक्साइड रेडिकल? क्या होता है? ये सुपर ऑक्साइड रेडिकल क्या होता है? ये क्यों बना सुपर ऑक्साइड रेडिकल? इसके पास एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन होता है। अब क्या करें, एंटीऑक्सीडेंट तो खुद लेके बैठा है 10,000, वो तो डोनेट कर सकता है ना, और उसके पास तो पहले से एक्स्ट्रा है, उसका क्या करोगे? बात समझ में आ रही है भाई? फ्री रेडिकल तो वो है जिसके पास कम था, तो एंटीऑक्सीडेंट ने अपने पास से दे दिया, लेकिन उसके पास तो ज्यादा है। अब एंटीऑक्सीडेंट तो आपका कुछ भी नहीं कर सकता। अब कहां जाए? वहां पे आता है एसओडी, सुपर ऑक्साइड डिस्मुटेज। ये एक एंजाइम है, ये एक तरह का एंजाइम है। ये क्या करता है, एक कैटलिस्ट का रोल प्ले करता है। वो क्या करता है, जिसके पास इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा है उससे ले लेता है, और जिसके पास कम है उसको दे देता है। जिसके पास ज्यादा था उसका भी कंप्लीट हुआ आउटर सर्कल, जिसके पास कम था उसका भी कंप्लीट हुआ आउटर सर्कल। दोनों न्यूट्रलाइज हुए, दोनों बॉडी से बाहर आ गए। बात समझ में आई? और एसओडी सिबोक्सोन के अंदर भरपूर मात्रा में पड़ा है, भरपूर मात्रा। ये हमें इंस्टेंट डैमेज से प्रोटेक्ट करता है। यानी अगर आप सिबोक्सोन पी रहे हैं तो आपकी बॉडी में एसओडी जा रहा है, और एसओडी आपको इंस्टेंट डैमेज से प्रोटेक्ट कर रहा है। क्लियर? बात समझ में आ गई तो आगे बढ़े। नेक्स्ट, हो रहा है?
किस किस का पंप हो रहा है? सबका पंप हो रहा है, क्या बात है। एक बार जोरदार क्लैपिंग कर दो अपने हार्ट के लिए। क्योंकि जितनी ज्यादा क्लैपिंग करोगे उतना अच्छी तरीके से पंप करता रहेगा। इसको प्रेस करते रहा करो। ये है तो हम हैं। सब चाहते हैं कि चलता रहे। आगे पीछे से क्लैपिंग के लिए कहना पड़ता है, वो तो रुक ही नहीं रहे। तो मेरा सबसे ज्यादा देखो 1 तो अभी तक लगा हुआ है। हार्ट क्या करता है? क्या करता है हार्ट? ब्लड पंप करता है, प्यूरिफाई नहीं करता है, पंप करता है। प्यूरिफाइंग का काम हमारी किडनीज का होता है, हमारे लीवर का होता है। हार्ट का काम प्यूरिफाइंग का नहीं। हार्ट का काम क्या है? पंप करता रहना। ये एक मोटर है जो कुदरत ने सेंटर से थोड़ा सा लेफ्ट में फिट कर दी। ये चलती रहेगी, ये चलती रहेगी तो ब्लड सर्कुलेट होगा। आपको पता है इसकी ताकत कितनी है? इस हार्ट की ताकत कितनी है? अगर इसको ओपन में रख दिया जाए तो ये ब्लड को 30 फीट हाइट तक पंप करेगा। इस छोटी सी मोटर की ताकत इतनी है, 30 फीट हाइट तक जाएगा ब्लड। इतनी ताकत है इसमें। तो सोचो अगर इसके आगे कोई रुकावट आ गई तो क्या होगा? ब्लास्ट होगा। होगा ना? तो रुकावट नहीं आने देनी, इसके आगे रुकावट नहीं आने देनी। कहीं भी रुकावट आ जाए इसके आगे नहीं आनी चाहिए, क्योंकि ये नहीं बख्शता। ये तो चलता रहना चाहिए। ये छोटी सी मोटर की जो ताकत है ना, ये बनी रहनी चाहिए। अब ये बंद क्यों हो जाता है? इसको भी समझे कि ये चलते चलते बंद क्यों हो जाता है। ये जो कार्डियक अरेस्ट आता है, हार्ट अटैक आता है, क्यों आता है इसको समझते हैं। ये हमारे वॉल्व्स हैं, आर्टरीज हैं, जिनमें से ब्लड ट्रैवल करता है। अब ब्लड हमारा जो हार्ट है पंप कर रहा है, ब्लड को पंप कर रहा है ना, तो ब्लड पंप कहाँ हो रहा है? पूरी बॉडी के अंदर। और ब्लड कर क्या रहा है? क्यों पंप हो रहा है वो? काम क्या ब्लड का? क्या काम करता ब्लड? ये घूम घूम के करता क्या है? क्या जरूरत है इसको घूमने की? ऑक्सीजन सप्लाई करता है और न्यूट्रिशन सप्लाई करता है। क्योंकि हमारे एक एक सेल तक न्यूट्रिशन और ऑक्सीजन को लेके जाने का काम करता है हमारा ब्लड, और उस ब्लड को पहुंचाने का काम, पंप करने का काम करता है हमारा हार्ट। क्लियर? अब क्या है कि हमारे बॉडी के अंदर जो वेन्स हैं जिनके थ्रू ब्लड ट्रेवल कर रहा है पूरी बॉडी के अंदर, जो आर्टरीज हैं, जो हार्ट के वॉल्स आप देख रहे हैं, इनमें से ब्लड आ रहा है और जा रहा है। इनमें से ब्लड आ रहा है और जा रहा है। अब होता क्या है कि कुछ रुकावट पैदा होनी शुरू हो जाती है। इस रुकावट को क्या कहते हैं? ब्लॉकेज। और क्या कहते हैं? कोलेस्ट्रॉल। कोलेस्ट्रॉल अच्छा है बुरा है? कितने लोग मानते हैं कि कोलेस्ट्रॉल बुरा है? हमें कोलेस्ट्रॉल चाहिए या नहीं चाहिए? चाहिए। क्यों चाहिए? चाहिए तो क्यों चाहिए बताओ? पतला करने के लिए। मुझे कामयाब होना है। क्यों होना है? जब तक क्यों क्लियर नहीं होगी ना तो कामयाब भी नहीं होगी। अपनी क्यों क्लियर करनी जरूरी है। वाई? कोलेस्ट्रॉल क्यों चाहिए? कोलेस्ट्रॉल गुड भी होता है, बैड भी होता है। होता ये गुड ही है, बैड हमने बना दिया। हमने अपने लाइफस्टाइल से इसको बैड बना दिया। थोड़ा सा हम इसको समझते हैं अभी कि फर्क क्या है। कोलेस्ट्रॉल को थोड़ा सा ध्यान से समझिएगा। आज जो चीज समझ जाओगे ना, कोलेस्ट्रॉल को जिंदगी में नहीं भूलोगे। अच्छा, गुड कोलेस्ट्रॉल
को क्या कहते हैं और बैड कोलेस्ट्रॉल को क्या कहते हैं? सुना है गुड और बैड। गुड कोलेस्ट्रॉल कौन कौन सा होता है और बैड कोलेस्ट्रॉल कौन सा होता है? गुड कोलेस्ट्रॉल क्या होता है, कौन सा होता है, उसका कोई नाम होगा? कोलेस्ट्रॉल का नाम क्या होता है? इतना सन्नाटा क्यों है भाई? आज समझते हैं हम इसको, ऐसा समझेंगे जिंदगी में नहीं भूलेंगे। कोलेस्ट्रॉल का मेजर रोल जो होता है हमारे बॉडी में हार्मोन्स को बनाना, सबसे पहला रोल हमारा। हम मेल हैं या फीमेल हैं उसको डिसाइड कौन करता है? हार्मोन्स। और हार्मोन्स कौन बनाता है? कोलेस्ट्रॉल। मतलब बॉडी में सबसे पहले हमारा क्या बना? कोलेस्ट्रॉल। हमारे बनने से पहले बना कोलेस्ट्रॉल, तब भी हम बने क्योंकि सबसे पहले उसके हार्मोन डिसाइड हुए कि बॉय होगा कि गर्ल। बात समझ में? सेल्स की जो वॉल्स बनती हैं वो बनती हैं कोलेस्ट्रॉल से। जो सेल है ना, मैंने आपको बताया था कि मेम्ब्रेन जो होती है उसको हेल्दी रखने के लिए हमें विटामिन ए, विटामिन ई ये चाहिए होता है। तो ऐसे ही वो जो वॉल बनती है वो बनती है कोलेस्ट्रॉल से। कोलेस्ट्रॉल के और भी बहुत सारे काम है, सभी पे नहीं जाएंगे। मेजर दो चीजें समझ लेना, पहला हार्मोन बनाना, दूसरा सेल्स की आउटर वॉल बनना। क्लियर? अब कोलेस्ट्रॉल बनता कहाँ है? सवाल तो ये है कि कोलेस्ट्रॉल बन तो रहा है, बन कहाँ रहा है? हाँ जी, तो आवाज आई तो थी। ब्लड में। ब्लड में कैसे बनेगा? ब्लड तो खुद बनता है। हमारी बॉडी में कोई भी चीज जो बनती है वो किसी न किसी ऑर्गन से बनती है। अब इस चीज को समझ लेते हैं। कोई भी चीज जो बनती है वो कोई ना कोई ऑर्गन प्रोड्यूस करता है, और वो कौन सा ऑर्गन है जो कोलेस्ट्रॉल बनाता है? हमारे बॉडी के अंदर कोलेस्ट्रॉल बनाता है हमारा लीवर। हमारा लीवर, जिसको हम केमिकल फैक्ट्री भी बोलते हैं। क्यों बोलते हैं केमिकल फैक्ट्री? क्योंकि इसका एक काम होता है हमारी बॉडी से जितने भी टॉक्सिन्स होते हैं उनको रिमूव करना। हमारी बॉडी से टॉक्सिन्स को रिमूव करने का काम जो होता है वो हमारे लीवर का होता है। और आज हम टॉक्सिन्स कितना दे रहे हैं बॉडी को? तो हमने अपने लीवर का काम कितना बढ़ा दिया। अब देखिए, इसको थोड़ा सा एग्जांपल के साथ समझते हैं। लीवर का काम है कोलेस्ट्रॉल बनाना। अब लीवर जो कोलेस्ट्रॉल बनाता है वो हेल्दी कोलेस्ट्रॉल बनाता है, उसके पास एनफ टाइम है। जैसे कि अगर मैं एग्जांपल लेता हूं, घर पे कुकिंग कौन करता है? तो आप करते हैं? आप घर पे कुकिंग करते हैं, आप भी कुकिंग करते हैं। अब आप घर पे जब कुकिंग करते हैं तो खाना कैसा बनाते हैं? अच्छा बनाते हैं, खूब अच्छी तरह, अच्छी गोल गोल चपातियां और बढ़िया सब्जी, और प्रॉपर उसका कुक भी प्रॉपर हो जाना चाहिए, कच्चा ना रह जाए, ओवर कुक ना हो जाए, ध्यान रखते हैं ना सारा। तो अच्छा खाना बनता है और घर वालों को पसंद भी आता है। आपको भी खाने में मजा आता है और घर वालों को भी सबको खाने में मजा आता है। लेकिन एक दिन क्या हुआ कि अभी थोड़ा सा तबीयत ढीली है, सिर में भयंकर वाला दर्द हो रहा है, पट्टी वट्टी बांध के बैठे हैं, और ऊपर से घर पे 8-10 गेस्ट आ रहे एकदम। अब खाना बनाना है उनके लिए, टाइम भी नहीं है क्योंकि वो आए लंच के टाइम पे। तो अब क्या होगा? अब चपातियां गोल गोल उतरेंगी, या कोई अमेरिका का मैप होगा और किसी में बांग्लादेश का मैप होगा, ऐसे ही होगा। क्यों? फटाफट है ना, खींचो फटाफट, बनाओ रोटी बनाओ मन से, क्योंकि उस टाइम आपकी बॉडी आपका साथ नहीं दे रही है। क्लियर? सब्जी भी क्या होगी, अंदाजे कोई नमक ज्यादा हो जाएगा, या उसमें मिर्च कम रह जाएगी, या वो ज्यादा सड़ जाएगी, या कच्ची रह जाएगी थोड़ी। चपाती भी कहीं से मोटी और कहीं से पतली, कहीं से कच्ची कहीं से ज्यादा पकी हुई, ऐसा ही होगा क्योंकि बॉडी साथ नहीं दे रही। जो एक अच्छी चीज, वेल कुक्ड जो चीज बनती थी अब वो वेल कुक्ड नहीं है। सेम हमारे लीवर के हालात है।
लीवर हमारा कोलेस्ट्रॉल बनाता है, और वो बनाता है अच्छा कोलेस्ट्रॉल, जिसको बोलते हैं गुड कोलेस्ट्रॉल। वो अच्छा तरीके से उसको पकाता है, क्योंकि उसके पास इनफ टाइम होता है। जब हम छोटे थे तब की बात कर रहा हूँ, तो वो अच्छा लीवर हमारा अच्छा कोलेस्ट्रॉल बना रहा था, जिसको हम बोलते हैं हाई डेंसिटी लिपोप्रोटीन, HDL। असुन भाई, हाई डेंसिटी यानी अच्छा पका हुआ, खूब सघना, जिसकी डेंसिटी अच्छी है, सघना है। पकेगा तभी तो सघना होगा, तभी तो उसकी डेंसिटी हाई होगी। हाई डेंसिटी लिपोप्रोटीन हमारी बॉडी ने बनाया, लीवर ने बनाया, जिसको हम बोलते हैं गुड कोलेस्ट्रॉल। अब लीवर ने कोलेस्ट्रॉल बनाया, तो अब क्या होगा? अब कोलेस्ट्रॉल हमारी हर जगह पे पहुंचना चाहिए ना, हमारे हर सेल तक पहुंचेगा। सेल्स तक पहुंचाएगा कौन? ब्लड। अब लीवर तक ब्लड आया, ब्लड में कौन लेके जा रहा है? ब्लड प्लेटलेट्स। हमारे जो प्लेटलेट्स होते हैं ना, ब्लड बेसिकली ट्रांसपोर्टेशन है, हमारी बॉडी का ट्रांसपोर्ट है। वेन्स हमारी सड़कें हैं, प्लेटलेट हमारे ट्रक है, ट्रक पे माल लोड होकर जाना है। माल क्या है? कोलेस्ट्रॉल है। बात समझ में आ गई? ब्लड ट्रांसपोर्टेशन है, ट्रांसपोर्टर है वो, प्लेटलेट ट्रक है, वेन्स हमारी सड़कें हैं। अब ट्रक आए यानी प्लेटलेट आए लीवर के पास, लीवर को बोला भाई कोलेस्ट्रॉल दे। कोलेस्ट्रॉल लीवर भी अच्छा है, हेल्दी है, कोई दिक्कत नहीं है, उसने भी बढ़िया अच्छा HDL बना रखा है, उसने भी उस पर लोड किया। ट्रक ने अपना, प्लेटलेट ने कोलेस्ट्रॉल लिया और जहां जहां तक पहुंचाना वो अपना काम कर रहा है, हर जगह पे उसके डेस्टिनेशन पे उसको डिलीवर करता चला जा रहा है। क्लियर? यहां तक की तो बात समझ में आ गई। अब HDL तो नहीं भूलोगे। अब इसके बाद क्या होता है? पंगा कहां शुरू होता है? पंगा शुरू हो जाता है कि अभी तक तो ठीक थे, तो खाना अच्छा बन रहा था, आज बीमार हैं, सिर दर्द हो रहा है, मेहमान भी ज्यादा आ गए हैं, तो चपातियां कच्ची उतर रही है ना, गोल भी नहीं है। तो वही हमारे लीवर का है कि लीवर को हमने इतना पेस्टिसाइड और फर्टिलाइजर पिला दिया कि वो बेचारा पेस्टिसाइड और केमिकल्स को रिमूव करते करते खुद बीमार हो गया। अब एक तो वो बीमार, और ऊपर से बाहर वो प्लेटलेट और ट्रक वाले लाइन लगा के खड़े हैं, कोलेस्ट्रॉल दे, कोलेस्ट्रॉल दे, कोलेस्ट्रॉल दे। अब वो क्या करता है, पूरा पकाता ही नहीं है, कच्चा ही दे देता है, लो डेंसिटी। यानी अब पूरा पका नहीं है तो क्या होगा, वो उसकी डेंसिटी लो हो जाएगी ना, पकेगा तभी तो हाई डेंसिटी में कन्वर्ट होगा। अब वो पूरा पकने से पहले डिलीवर कर दिया, यानी लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन। और कई बार तो क्या होता है कि वो इतना बीमार हो जाता है, VLDL बनाता है, यानी वेरी लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन। बात समझ में आई? यानी उसकी डेंसिटी बिल्कुल ही नहीं है, बिल्कुल पतला सा है। अब क्या होगा? अब वो ट्रक में लोड हुआ, ये उसको तो माल पूरा करना है ना, सप्लाई का प्रेशर है लीवर के ऊपर, बाहर लाइन लगी खड़ी है, जाम लगा हुआ, बाहर सड़कें जाम खड़ी है, क्या करे? प्रेशर पूरा आ गया, तो उसने क्या किया? LDL और VLDL यानी लो डेंसिटी और वेरी लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन डिलीवर करना स्टार्ट कर दिया। और वो ट्रक में जब लोड हुआ, अब ट्रक चला, अब वो पतला होने की वजह से वो उन प्लेटलेट से यानी उन ट्रक से टपकना शुरू हो गया साइडों। बात समझ में आई? अब वो प्लेटलेट्स पे, जिन पे उन पे रथ पे, उस ट्रक पे जो सवार हुआ था कोलेस्ट्रॉल, LDL और VLDL, वो रास्ते में टपकता हुआ जा रहा है उन आर्टरीज के अंदर, उन वेन्स के अंदर, रास्ते में टपकता जा रहा है। तो वहां क्या हो गया? चिकनाहट आउटर वॉल्स के अंदर, जो उसकी वेन्स की जो इनर वॉल्स है, उनके ऊपर चिकनाहट आने लगी, चिपचिपाहट होने लगी। तो वहां पे आके कुछ ट्रक धस गए। अब रास्ते में कोई ट्रक पलट जाए तो क्या होगा? रास्ता आधा ब्लॉक हो जाएगा, पीछे जाम लगना शुरू हो जाएगा। तो वही हुआ कि वहां पे जो रास्ते में चिकनाहट गिरी हुई थी, वहां पे आके कुछ प्लेटलेट आके फंस गए बेचारे, तो चिपक गए। ऊपर से आ गया दूसरा, उसने उसके ऊपर और चिकनाहट गिर दी, और LDL VLDL गिर दिया, उसके ऊपर आके और प्लेटलेट गिर गए, उसके ऊपर और चिकनाहट आ गई। वो क्या हो गया? वहां पे लेयर आने लगी। कभी हलवाई की किचन देखी है? वहां फर्श दिखाई देता है, वहां सिर्फ चिकनाहट और मिट्टी दिखाई देती है, क्योंकि फर्श के ऊपर वो
घी तेल की चिकनाहट गिर जाती है, ऊपर मिट्टी आ जाती है, फिर चिकनाहट मिट्टी करते करते वही हमारी बॉडी के अंदर क्या होता है, वेन्स के अंदर एलडीएल वीएलडीएल रास्ते में जमना शुरू हो गया, ऊपर प्लेटलेट आगे बैठने शुरू हो गए, वो एक लेयर बननी शुरू हो गई, तो क्या वो ब्लॉकेज आ गई, वॉल्स के अंदर ब्लॉकेज आ गई, रास्ता रह गया कम। आप सूरत से वडोदरा आए, रास्ता साफ था तभी तो टाइम से पहुंच पाए। अगर रास्ते में जाम लग जाए, 5-4 ट्रक खराब हो जाए, रास्ता आधा ब्लॉक हो जाए, 80% रास्ता बंद है, 20% खुला है, तो क्या होगा, आप टाइम से नहीं पहुंच पाओगे। तो मतलब अब जो प्लेटलेट्स हैं, कोलेस्ट्रॉल जो जा रहा है, वो कोलेस्ट्रॉल पूरी तरह से नहीं जा पा रहे हैं, सही टाइम पे नहीं पहुंच रहे हैं, तो जहां जहां उन्होंने जाना था वहां पे वो टाइम से डिलीवरी नहीं दे पा रहे हैं। एक तो वैसे ही एलडीएल लेके जा रहे हैं, वो भी एलडीएल लेके जा रहे हैं, और ऊपर से लेके भी कम जा रहे हैं, तो क्या हो गया कि ऑर्गन्स के सेल्स वीक होने लगे। जिस भी ऑर्गन की सप्लाई कम होने लगी वो ऑर्गन कमजोर होने लग गया। हार्ट के लिए सप्लाई कम हो गई, हार्ट कमजोर हो गया। किडनी के लिए सप्लाई कम हो गई, किडनी कमजोर हो गई। आइज के लिए सप्लाई कम हो गई तो आइज वीक होने लगी। ब्रेन के लिए सप्लाई कम हो गई तो ब्रेन वीक होने लगा। समझ में आ गई बात। जॉइंट्स के लिए सप्लाई कम हो गई तो जॉइंट्स वीक होने लगे। यानी कि वो जो चीज जानी चाहिए थी एचडीएल, उसकी जगह ले ली एलडीएल और वीएलडीएल ने, और उसकी भी मात्रा कम। बात समझ में आ गई। अब क्या है कि वहां पे 80% 85% ब्लॉकेज आ गई है, सिर्फ 20% और 15% ही एरिया खुला है जिससे ट्रैवल हो रहा है। अब हार्ट के बॉल के अंदर अगर 15% ही रास्ता है तो वहां से 15% में से तो ब्लड आएगा जाएगा, बट एकदम सडनली से हार्ट अटैक आ जाता है। हार्ट अटैक कहां से आ गया कि हमारे ब्लड के अंदर ना क्लॉट्स होते हैं, ब्लड के अंदर क्लॉट्स होते हैं। क्लॉट कहां से आ जाते हैं कि जो पेस्टिसाइड फर्टिलाइजर हम खाते हैं, अब आप देखिए कि पेस्टिसाइड की अगर एक बूंद अगर आप दूध से भरे पतीले में डाल देंगे तो क्या होगा, दूध फट जाएगा, उसमें क्या होगा, गांठें बन जाएंगी। तो इसी क्योंकि दूध नेचुरल था और वो केमिकल कोई मेल नहीं है आपस में, तो एज इट इज क्या होता है कि हमारा ब्लड नेचुरल है और जो पेस्टिसाइड है वो केमिकल है। वो पेस्टिसाइड हमारे ब्लड में जब मिलता है तो उस ब्लड को भी फाड़ देता है, इसमें क्या होता है, गांठें बन जाती है, इसको बोलते हैं ब्लड क्लॉट्स। वो क्लॉट हमारे ब्लड में ट्रेवल कर रहा है, वो घूमते 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 एक दिन वो जो रास्ता पहले से ही थोड़ा सा बचा था, यानी कि पहले से ही रास्ता कम था और ऊपर से ओवरलोडेड पीछे से आ गया और उसने आके यहाँ पे एकदम से ब्लॉकेज कर दिया, हार्ट अटैक। ये ब्रस्ट हो जाता है, जो वॉल्स होती है ना वो ब्रस्ट हो जाती है और वहां पे पूरा का पूरा ब्लॉकेज आ जाती है, तो हार्ट अटैक आ जाता है। ब्रेन के अंदर जो सप्लाई जा रही है वहां पे ब्लॉकेज आ गई, एकदम से एक क्लॉट वहां जाके फंस गया, ब्रेन हेमरेज, पैरालिसिस। बात समझ में आ गई। तो अब किस चीज की जरूरत है, अब करना क्या होगा, कहानी तो सारी समझ में आ गई, मोरल ऑफ द स्टोरी। अब ये तो समझ में आ गया लीवर क्या करता है, एलडीएल क्या होता है, वीएलडीएल क्या होता है, एचडीएल क्या होता है। अब तो नहीं बोलोगे कभी एचडीएल वीएलडीएल एलडीएल। अब ये तो समझ में आ गया, अब करें क्या, क्या करना होगा। वो पढ़नी चाहिए। अरे जो वो बीमार है जिससे खाना बनवाना है उसकी सेवा करो, उसको पहले जूस जास पिलाओ, सिबरतोन पिलाओ, कभी भैया सिबरतोन पी ले, ठीक हो जा, बढ़िया से बातें बनाएगी। इतनी बात है यार, उसकी सेवा करनी पड़ेगी, उसको सिबरतोन सीड ऑयल कैप्सूल खिलाओ दो, साथ में सिबरतोन जूस पिला दो। अब देखो चपातियां कैसे गोल गोल बनती है, 5 मिनट रिलैक्स करो। तो हमें क्या करना है, अपने लीवर को सिबरतोन जूस पिलाना है, सीड ऑयल कैप्सूल खिलाना है, बेरी ऑयल कैप्सूल खिलाना है, ताकि वो हेल्दी हो जाए, उसके अंदर इतनी एनर्जी रहे कि वो कोलेस्ट्रॉल को पूरी तरह से कुक कर पाए और हमारी बॉडी के लाइफ बना पाए। समझ में आ गई बात। तो सिबरतोन के अंदर वो प्रॉपर्टीज हैं जो आपके लीवर को हेल्दी करती है। आगे बढ़े। अच्छा, किस किस को याद रहेगा अब एचडीएल वीएलडीएल और एलडीएल? मुझे नहीं लगता कि अगर अब भी भूल गए ना तो फिर तो शायद कोई नहीं सिखा सकता।
अब आ जाते हैं ओमेगा-3, ओमेगा-6, ओमेगा-7, ओमेगा-9। आपको जैसे कि पता है कि एकमात्र सीबोक्टोन ऐसा है जिसके अंदर ये चारों फैटी एसिड एक साथ है, और किसी भी दूसरी चीज के अंदर ये 4 फैटी एसिड एक साथ नहीं मिलते। ये कुदरत का एकमात्र सोर्स है। क्लियर? अब इसमें ओमेगा-3 का या ओमेगा-7 का इनका रोल क्या है? पहली बात तो जो रास्ते में ये जो कोलेस्ट्रॉल और ये सब आपने देखा, इन सबको कंट्रोल करने में, ब्लड के अंदर जो क्लॉटिंग है उनको खत्म करने में मेजर रोल प्ले करता है ओमेगा-3। ओमेगा-3 का बहुत बड़ा रोल होता है कोलेस्ट्रॉल लेवल को कंट्रोल करने में, और जो रास्ते में जो गंदगी है उसको साफ करने में, ब्लड के अंदर जो क्लॉटिंग आ गई है उसको साफ करने में बहुत ज़्यादा मदद करता है। लेकिन इसके अलावा एक जो आज तक ना शायद आपने कभी सुना होगा ना कभी पढ़ा होगा, लेकिन जो मेडिकल लाइन कहती है, हमारी बॉडी के अंदर मैक्सिमम डिसीज जो आती हैं वो इन्फ्लामेशन के कारण आती हैं। क्यों आती हैं? इन्फ्लामेशन। इन्फ्लामेशन मतलब सूजन। हमारी बॉडी में जो मैक्सिमम डिसीज आती है वो सूजन की वजह से आती है। अब देखिए कि कहीं पे भी चोट लगती है, सिर पे लगा कुछ, टक से हेडलाइट बन जाती है ना। छोटे होते तो मैक्सिमम बनी है, क्योंकि छोटे में शरारतें इतनी करते थे, कहीं ना कहीं सिर पड़वा के ही आते थे घर पे। घर पे आते मम्मी कहती थी ये क्या हुआ, क्योंकि हेडलाइट देखते समझ में आ जाता था कहीं ना कहीं चोट खा गया है। अब ये सूजन आई कैसे? सूजन आई कैसे? चोट लगी, सूजन कैसे आ गई? देखिए क्या होता है, हमारे जो सेल्स होते हैं ना, अपने आप को डेंजर में महसूस करने के बाद अपना साइज बढ़ा देते हैं। जब अपने आप को खतरा महसूस करते हैं ना तो अपना आकार बढ़ाते हैं, और वो आकार बढ़ाने में उनकी मदद कौन करता है? ओमेगा-6। जो सेल्स होते हैं ना वो अपना आकार बढ़ा देते हैं। अब देखो आपको खतरा महसूस होगा तो आप यूं करोगे या यूं करोगे? भैया आपको लगता है सामने वाला आपको डराने की कोशिश करेगा तो आप क्या करोगे? आप पहले से छाती चौड़ी करोगे, हाँ क्या बात है ना। सेम एटीट्यूड हमारे सेल्स का है। जब उसको खतरा महसूस होता है तो वो भी सीना चौड़ा करके वो खड़ा हो जाता है, अपना आकार बढ़ा देता है। वो आकार कौन बढ़ाता है? उसका ओमेगा-6। अब खतरा तो टल गया, अब उसको वापस नॉर्मल साइज में भी तो आना है। अब वो नॉर्मल साइज में कौन करेगा उसको? ओमेगा-3। अब साइज बड़ा तो हो गया, अब उसको वापस नॉर्मल साइज में आने के लिए चाहिए ओमेगा-3। इसीलिए कहा जाता है कि हमें 1:2 की रेशो में ओमेगा-3 और 6 चाहिए, यानी 1 ओमेगा-3 और 2 ओमेगा-6। और हमारा आज का लाइफस्टाइल ऐसा है, हमारा खाना ऐसा है, जो इसमें हम ऑयल्स वगैरह ये सब ले रहे हैं, इनमें ओमेगा-6 हमें बहुत मात्रा में मिल जाता है। आज का जो हमारा डाइट हो चुका है वो 1:20 की रेशो में, हमें चाहिए 1:2 की रेशो में, यानी कि हम उससे 10 गुना ज्यादा ओमेगा-6 ले रहे हैं ऑलरेडी। और जिसकी वजह से क्या है कि सेल्स का साइज बड़ा तो हो जाता है तेजी से, लेकिन नॉर्मल आने में बहुत ज्यादा टाइम ले लेता है। इसी वजह से वो सूजन कुछ दिन लंबी चल जाती है, और जहां पे सूजन रहेगी वहां पे एक प्रेशर रहेगा जिसकी वजह से ब्लड सप्लाई डिस्टर्ब रहती है, और वो डिस्टर्ब होने की वजह से वहां पे एक डिसीज आनी शुरू हो जाती है। घुटने में चोट लगी, इन्फ्लामेशन हुई, इन्फ्लामेशन कुछ ज्यादा दिन रह गई, ब्लड की सप्लाई रुक गई। ब्लड की सप्लाई रुकने की वजह से क्या हुआ? जॉइंट्स के अंदर लुब्रिकेशन कम होने लगा, क्योंकि न्यूट्रिशन ही नहीं जा रहा। जहां ब्लड की सप्लाई नहीं जाएगी वहां न्यूट्रिशन कैसे जाएगा? ऑक्सीजन कैसे जाएगी? नहीं जाएगा ना, तो वहां पे डैमेज आएगा। तो क्या हुआ कि उसकी वजह से वो डैमेज बढ़ गया। इसलिए हमें ओमेगा-3 लेना बहुत ज्यादा जरूरी है, और सीबकथोर्न में ओमेगा-3 भरपूर मात्रा में मिल जाता है। किसमें? सीड ऑयल कैप्सूल। सीबकथोर्न सीड ऑयल कैप्सूल से आपको भरपूर मात्रा में ओमेगा-3 मिल जाता है। बात समझ में आई? अगर आप सीबकथोर्न सीड ऑयल कैप्सूल ले रहे हैं तो आपके बॉडी में इन्फ्लामेशन के कारण डिसीज नहीं होगी। इसके अलावा ओमेगा-7
ओमेगा 7 का काम क्या है कि ये हमारे जो सेल्स की वॉल्स का बढ़ना और घटना इस दौरान उसके ऊपर जो स्ट्रेन आया है, सेल्स की वॉल के ऊपर जो स्ट्रेस आया है, वो भी तो डैमेज हुई होंगे ना। किसी चीज को जरूरत से ज्यादा बड़ा करेंगे फिर उसके बाद उसको नॉर्मल साइज में आना है तो उसके आउटर वॉल्स के ऊपर एक डैमेज आता है, उसको रिकवर करने में सपोर्ट करता है ओमेगा 7। इसीलिए आज ओमेगा 7 को भी एसेंशियल फैटी एसिड बोला जाता है। दूसरा, हमारी वेन्स के अंदर जो कोलेस्ट्रॉल जम गया है उसको भी साफ करने का काम करता है ओमेगा 7। हमारी जो सेल्स की आउटर वॉल्स का नरिशमेंट करता है, अब उसके डैमेज को अगर रिकवर कर रहा है ओमेगा 7 तो मतलब सेल्स को हेल्दी कर रहा है। सेल्स अगर हेल्दी होंगे तो आपकी स्किन भी हेल्दी रहेगी, ग्लोइंग स्किन रहेगी। इसलिए ओमेगा 7 को ब्यूटी के लिए भी जाना जाता है। लुब्रिकेशन का काम करता है, लुब्रिकेशन को हेल्दी रखता है, जॉइंट्स के लिए, आईज के लिए लुब्रिकेशन का बहुत ज्यादा फायदेमंद है ओमेगा 7। और सीबकथोन एक मात्र ऐसा सोर्स है जिसमें 4 फैटी एसिड एक साथ है, तो आपके लिए तो फायदा ही फायदा है। क्लियर? इसके अलावा डायबिटिक पेशेंट्स के लिए ओमेगा 7 बहुत ज्यादा फायदेमंद है। और ओमेगा 9 भी बहुत फायदेमंद है। ये कैंसर के पाथ को ब्लॉक करता है, कैंसर के पाथ को ब्लॉक करता है, यानी कैंसर की ग्रोथ को रोक देता है ओमेगा 9। इसके अलावा ओमेगा 7 का एक रोल और है, ये हमारे ब्रेन से फैट स्टोरेज के सिग्नल को ब्लॉक करता है। यानी कि हमारा ब्रेन सिग्नल देता है कि फैट को स्टोरेज करना है और ओमेगा 7 उस सिग्नल को रोक देता है। तो मतलब जब ब्रेन से सिग्नल ही नहीं जाएगा फैट स्टोरेज के लिए, तो मतलब फैट स्टोर ही नहीं होगा बॉडी में, तो वेट कंट्रोल रहेगा। बात समझ आ गई? ये जो सीबकथोन के अंदर ये सारी चीजें आपको मिल रही है ना, दुनिया में किसी भी सिंगल इंग्रेडिएंट के अंदर एक साथ नहीं मिलेंगी। ये हमारा आज तक का चैलेंज है। अब हमारी खासियत क्या है, बायोसेज की खासियत क्या है कि बायोसेज जो सीबकथोन यूज करती है, पहली बात तो 100% वाइल्ड बेरी यूज करती है, जंगली बेरी। जो ले गए थे उन्होंने देखा था कि वहां पे कोई खेती नहीं हो रही है, जंगल ही है, जंगलों से ही आ रहा है। और हमारा वो पेटेंट प्रोसेस है, जो हम जिस प्रोसेस से इसको तैयार करते हैं वो हमारी पेटेंट टेक्नोलॉजी है। और वर्ल्ड में हम सेकंड हैं जिन्होंने इसका पेटेंट लिया है। ये पूरे साल के अंदर सिर्फ 3 महीने होता है और एक पेड़ के ऊपर ये फल सिर्फ 20 दिन के लिए होता है और तोड़ने के बाद 6 घंटे के अंदर अंदर प्रोसेस किया जाता है। यानी 6 घंटे के अंदर अंदर प्रोसेस करके इसको एयरटाइट बैरल्स में पैक कर दिया जाता है और उसके बाद इसकी बॉटलिंग होती है और डायरेक्ट आप तक पहुंचा दिया जाता है। इसमें किसी तरह का जो सीबकथोन जूस आप पीते हैं उसमें कोई कलर, फ्लेवर, आर्टिफिशियल स्वीटनर वगैरह कुछ नहीं डाला जाता, 100% नेचुरल फॉर्म में आपको पहुंचाया जा रहा है। सोचो उस कांटेदार झाड़ी में से उस छोटी सी बेरी को जिसको हमने तोड़ने की कोशिश की, वो तोड़ते हुए भी पूरी की पूरी क्रश हो जाती है। उस बेरी को तोड़ के उसका 100% प्योर फॉर्म में जूस आप तक पहुंचाया है बायोसेज ने। बायोसेज जहां एक प्रोडक्ट से शुरुआत हुआ, आज 180 प्लस प्रोडक्ट है और 100 से ज्यादा प्रोडक्ट हमारे सीबकथोन से तैयार किए जाते हैं और हमें इतने सारे अवार्ड मिल चुके हैं। रेगुलर आपके पास अपडेट्स आते रहते हैं, बुकलेट में हर चीज है। तो मतलब आपको दुनिया में कोई दूसरी कंपनी नहीं है ऐसी पैदा हो सकती जो सीबकथोन के ऊपर इतना बड़ा काम कर सके। दुनिया में कह रहा हूं मैं, इंडिया में नहीं, वर्ल्ड के नंबर 1 है आज। इसी वजह जो चाइना दुनिया में सबसे ज्यादा इन्वेस्ट करती है, चाइना गवर्नमेंट करती है सीबकथोन के ऊपर इन्वेस्ट। वो एमडी सर को, अर्जुन खन्ना सर को बुलाते हैं कि वहां आके हमारे साइंटिस्ट को बताओ कि तुमने इतने प्रोडक्ट कैसे बनाए। सोचो, उन्होंने चाइना में जाके स्पेशल वहां पे प्रेजेंटेशन दिया। इतना काम, बल्कि जिस लेवल पे बायोसेज आज काम कर रही है सीबकथोन के ऊपर, दूसरा कोई सोच भी नहीं सकता। तो आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, आप जहां हो एकदम बेस्ट।
प्लेटफॉर्म बेस्ट है, आपका बेस्ट होना जरूरी है। अब आपका खुद का बेस्ट होना जरूरी है। सक्सेस चाहिए तो आप देखो, मैंने आज जिस तरीके से एग्जांपल उसके साथ आपको जो चीजें, जितने भी टॉपिक मैंने लिए, मुझे नहीं लगता कि उनमें से कोई भी चीज आप भूलोगे कभी। सिर्फ एक जरा सा रिकॉल करने की देर है कि आपको वो सारा याद आ जाएगा। अब बुकलेट पढ़ोगे? यस सर। अब समझ में भी आएगी बुकलेट में लिखा क्या है। पहले पढ़ते थे शायद थोड़ा कम समझ में आता, पूरी समझ में आ जाएगी। इसके साथ ही हमारे दो प्रोडक्ट हैं, मैं उनके बारे में भी आपको बताना चाहूँगा, जो अभी हमने लॉन्च किए हैं डी एडिक्शन के लिए। क्योंकि आज एडिक्शन बहुत ही ज़्यादा खतरनाक चीज़ है जो इंडिया में अपने पैर पसा रही है। नशा, हमारा यूथ डिस्ट्रॉय हो रहा है इस नशे की वजह से। गुजरात का मुझे इतना आइडिया नहीं है, लेकिन पंजाब में तो बहुत ज़्यादा बुरे हालात हैं नशे को लेकर। सुनने में तो गुजरात में भी काफ़ी ज़्यादा आ रहा है कि गुजरात के अंदर भी काफ़ी ज़्यादा नशा बढ़ता चला जा रहा है। अब चुप, नशे वाले सारे चुपके से करते हैं। और इधर आपके मुंबई में बहुत ज़्यादा हो गया, गोवा में बहुत ज़्यादा हो गया। तो नशा हमारे यूथ को डिस्ट्रॉय कर रहा है। और देखिए, किसी भी देश का जो भविष्य होता है उसका यूथ होता है, और हमारी कम्युनिटी का भविष्य भी तो यूथ है। और हम चाहते हैं कि यूथ अच्छा होना चाहिए, तो इसलिए कंपनी ने एक वेल रिसर्च, वेल टेस्टेड एंड ट्रायल्ड दो प्रोडक्ट इंट्रोड्यूस किए हैं। एक है स्पीडिन टैबलेट्स और एक है सनराइज सिरप। इन दोनों को समझिए क्या है। स्पीडिन टैबलेट एक आयुर्वेदिक प्रोडक्ट है, कुछ ऐसी हर्ब्स से बनाया गया है जो लोग नशा करते हैं। देखिए क्या होता है, जो लोग नशा करते हैं, नशा शराब से अलग की बात कर रहा हूँ, जो ड्रिंक करते हैं मैं उनकी बात नहीं कर रहा हूँ अभी, जो ड्रिंक से अलग कोई भी किसी भी तरह का नशा करते हैं, होता क्या है कि नशा करने वाले का इम्यून सिस्टम बहुत ज़्यादा वीक हो जाता है, बहुत ही ज़्यादा वीक हो जाता है। और उसको क्या होता है कि नशा जब वो करते हैं, अब वो पता है उनको कि उनके लिए नुकसानदायक है, अब वो मरने की कगार पे जा रहे हैं, घर उनका बर्बादी की ओर बढ़ रहा है, अब वो छोड़ना चाहते हैं। क्योंकि जब कोई भी बंदा नशा पहली बार खुद परचेज करके नहीं करता, उसको कोई ना कोई करवाता है। जो लोग स्मोकिंग करते हैं, पहली सिगरेट उन्होंने कभी परचेज करके नहीं पी, किसी ना किसी यार दोस्त ने पिलाई होगी। जो ड्रिंक करते हैं, पहला पैक, पहली बोतल उसने खुद परचेज नहीं, किसी यार दोस्त ने उसको पिलाई होगी। तो नशा भी उसने पहली बार खुद ही नहीं खरीद के किया, किसी ना किसी ने उसको इस तरफ झोंका है अपने स्वार्थ के लिए। अपना उसका वो बिजनेस है नशा। कुछ लोग अपना बिजनेस बना के बैठे हैं नशे को, और उस अपने बिजनेस के लिए लोगों को बर्बाद कर रहे हैं, उनको फ्री में पिला के आदत डाल रहे हैं। अब वो ना छोड़ना चाहता है, नशा छोड़ना चाहता है, बट होता क्या है कि अगर वो नशा नहीं करता तो उसका शरीर उसका साथ नहीं देता, उसको मतलब कहते हैं तोड़ लगती है, उसके तकलीफ होती है, उसके शरीर टूटता है, दर्दें होती है उसको, इतनी भयंकर दर्द होती है उसको कि उसको लगता है कि यार इससे अच्छा मैं नशा ही कर, कि मैं नहीं छोड़ पाऊंगा, ऐसा उसको महसूस होता है। वहां पे फिर स्पीडिन टैबलेट उसको सपोर्ट करती है। आप क्या करें, एम्पावर जूस और स्पीडिन टैबलेट, ये दो चीजें आप उसको दे सकते हैं। स्पीडिन टैबलेट क्या करती है, पहली डोज से, लेकिन डोज होगी उसकी डोज के अकॉर्डिंग, यानी कितना नशा वो करता है और आपको उसके अकॉर्डिंग ही उसकी डोज बनानी है। सिंगल टैबलेट से कुछ नहीं होगा। अब वो नशा तो कर रहा है दिन में इतना कि वो एक बार करने सारा दिन खा रहा है। अब आप सोचे कि एक टैबलेट से उसको फायदा हो जाएगा, नहीं, बहुत लंबा टाइम चला जाएगा। उसको आपको देनी पड़ सकती हैं 3-3 टैबलेट एक टाइम में, 3 सुबह, 3 दोपहर, 3 रात, इतनी टैबलेट भी देनी पड़ सकती है। बट इस चीज की गारंटी है कि पहली डोज से ही 3 टैबलेट अगर आपने उसको दे दी तो उसको दिन भर में नशा करने की जरूरत महसूस नहीं होगी, उसकी बॉडी मांगेगी ही नहीं नशा, किसी भी तरह के एडिक्शन की उसको रिक्वायरमेंट महसूस नहीं होगी। आप क्या करें, पहले 4 दिन 3-3-3, यानी 3 सुबह, 3 दोपहर, 3 रात, उसके बाद 2-2-2 अगले 4 दिन, फिर उससे अगले 4 दिन 1-1-1, ठीक, फिर उसके बाद
कम से कम अगले 10 दिन के लिए, एक सुबह और एक शाम, लगभग 1 महीना उसका एक चलेगा ट्रीटमेंट। 1 महीने के अंदर अंदर वो बिल्कुल एडिक्शन से बाहर आ चुका होगा। 1 महीने के अंदर जो बंदा 1 महीने में 30-30 हज़ार का नशा कर जाता है, क्या वो 1 महीने में, देखो उसको नशा तो सारी उम्र करना है, क्योंकि अब तो लग गई लत, हर महीने 30 हज़ार खर्च नहीं पड़ेंगे और शरीर का नुकसान भी होगा, परिवार वाले भी परेशान हो रहे हैं। क्या वो एक बार अपनी बॉडी के ऊपर वन टाइम 1 महीने के लिए 10 से 15 हज़ार खर्च नहीं कर सकता? कर सकता है ना? और मैं आपको बताता हूं कि अगर वो 10 से 15 हज़ार 1 महीने के लिए अपने ऊपर खर्च कर देता, वो 101% इस आदत से बाहर आ जाएगा, क्योंकि आयुर्वेदिक प्रोडक्ट उसको बहुत ज्यादा सपोर्ट करेगा। बहुत ही ज्यादा हम रिजल्ट ले चुके हैं इसके, पर डोज आपको प्रॉपर देनी पड़ेगी। और इसके साथ उसको थोड़ा सा अपने डाइट का ख्याल रखना है। उसको दही, कर्ड और छाछ, लस्सी ज्यादा से ज्यादा लेना है। दिन में कम से कम आधा किलो दही और कम से कम 1 लीटर लस्सी उसको लेनी है, 1 महीना रेगुलर। देखो, जो छोड़ना नहीं चाहता है ऐसा बहुत कम लोग होते हैं। नशा 2 तरह का होता है, एक होता है शराब का नशा और एक होता है ये जैसे कुछ गलत नशे करते हैं, इनमें जो मेडिसिन लेते हैं, टैबलेट्स खाते हैं, इंजेक्शन लगाते हैं, वो लोग परेशान हो चुके हैं, वो छोड़ना चाहता है। जो नहीं छोड़ना चाहता तो उसको थोड़ी सी काउंसलिंग उसके साथ करनी पड़ेगी, उसको समझाना होगा, उसको उसका फ्यूचर दिखाना होगा कि तुम जो कर रहे हो उसमें तुम्हारा फ्यूचर बर्बाद हो रहा है, तुम इसको छोड़ दो। तो कन्विंस होते हैं, मानते हैं बात को। नहीं छोड़ना चाहता है तो शराब पी लेगा, उसके लिए हमारे पास भी इलाज है, उसके लिए सनराइज सिरप। जो ड्रिंक करते हैं, जो तो छोड़ना चाहते हैं, वो क्या करे, 5 ml सुबह और 5 ml शाम, यानी लगभग 1.5 चम्मच सिरप का सुबह और 1.5 चम्मच शाम को पी ले। ऐसे ही पी ले, पानी में मिला के पी ले, ऐसे भी करके, वो मीठा है, कोई दिक्कत नहीं है, उसमें पिया जाता है, वो पिए बहुत ही जल्दी। यानी ये लगाइए कि विदिन 1 वीक उसको इच्छा ही नहीं होगी, दारू पीने की इच्छा नहीं रहेगी उसको। होता क्या है कि जब ड्रिंक जब करता है तो उसके ब्रेन में एक हार्मोन प्रोड्यूस होता है, डोपामाइन, जो उसके टेस्ट को बिल्ड कर देता है उसके ब्रेन में। आपने अक्सर देखा होगा, जो ड्रिंक करने वाला होता है वो पहले 1 पैक से स्टार्ट होता है, फिर करते करते वो क्वार्टर पे आ जाता है, फिर हाफ पे आ जाता है, फिर बोतल पे आ जाता है। क्योंकि अब जो बोतल पी रहा है, क्या बात है, देखो क्या है कि जो मान लो हाफ पी रहा है ना, अब उसका हाफ से नीचे नहीं चले, अब उसको क्वार्टर मिला होगा, नहीं यार हाफ आना पूरा। जो बोतल पे चला गया ना, अब उसको बोतल से नीचे चलेगा ही नहीं। ऐसा क्यों? क्योंकि उसके ब्रेन में जो वो डोपामाइन बना है वो उसको मजबूर कर रहा है कि पहले, क्योंकि उसके ब्रेन में ना वो डोज फिक्स हो गई है। अब जब तक उतनी डोज उसको नहीं मिलेगी ना, वो मानेगा ही नहीं। अक्सर आपने देखा होगा कि कुछ लोग मैरिजेस में आते हैं जो ड्रिंक करते हैं, अब सबके सामने जो क्या था, वो 1-2 पैक लगाए, सबके सामने तो पूरी बोतल है, अब पीनी है पूरी बोतल। अब वो क्या करते हैं, वहां से 2 पैक लगाते हैं, मैरिज फटाफट अटेंड करते हैं, अपनी गाड़ी में जाते हैं, वहां बैठ के पूरी बोतल पीते हैं। देखे होंगे ऐसे प्रैक्टिकल लोग, क्योंकि अब उसका ब्रेन उसको इससे कम डोज अलाउ ही नहीं कर रहा। वहां पे सनराइज सिरप क्या करता है, उसके जो वो उसकी इच्छा है ना ड्रिंक करने की, उसको मार देता है। उसका दिल ही नहीं करता पीने का। ऐसा नहीं कि उसको कुछ तकलीफ होगी कि वो पिएगा तो उसको कोई इरिटेशन होगी या कोई घबराहट, कुछ नहीं, तो देखेगा उसका दिल ही नहीं करेगा, तो डोपामाइन का प्रोडक्शन ही बंद करा देगा, तो उसका दिल ही नहीं करेगा। तो जो तो खुद छोड़ना चाहता है तो वो 5 ml सुबह, 5 ml शाम को पानी में मिला के अपना पी सकता है। जो नहीं छोड़ना चाहता है, आप उसको कम से कम 15 से 20 ml दिन में पिलाना है। कैसे पिलाएं? किसी चीज में मिला दें, सब्जी में मिलाएं, पानी में मिलाएं, शरबत में मिला के पिला दें। अभी गर्मी है, शरबत में डाल के उसको ये बढ़िया है, लीवर के लिए हेल्दी है। 1 हफ्ते के अंदर अंदर वो ड्रिंक करना छोड़ देगा।
उसका दिल ही नहीं करेगा, बस उसको डोज में आपने देना है बिना बताए। बट ये है कि जो छोड़ना चाहता है उसकी डोज कम रहती है, जो बिना जिसको पता नहीं है और वो छुड़वाना है उसकी डोज थोड़ी सी ज़्यादा रहेगी। लेकिन ये बात पक्की है कि जितने भी लोगों को हमने दिया है उन्होंने बिल्कुल क्विट कर दिया है। फीडिंग टैबलेट, जो सनराइज है वो सिर्फ ड्रिंक अल्कोहलिक जो है उनके लिए। नहीं, दिन में ले, गुजराती तो रात को भी वो छाछ पीते हैं। दिन में नहीं, दिन में आधा, बल्कि देखिए आधा किलो नहीं खाना है तो मतलब कितना होता है, 200 ग्राम सुबह खा लिया, 200 ग्राम रात दोपहर को खा लिया बस। नहीं रात को तो दही और छाछ लेते नहीं है, पर गुजराती मानते नहीं है। मैंने जब भी गुजरात में डिनर किया ना वो अपने लिए छाछ मंगा लेते हैं, पर रात को लस्सी पी रहे हो, छाछ पी रहे हो, हम तो पीते हैं। तो छाछ और दही इसलिए तो बोला। पहले तो जो टैबलेट्स हैं ये इसकी आदत भी छुड़वा देंगे, और जो प्रॉब्लम होती है कॉन्स्टिपेशन की वो भी काफ़ी हद तक सोल्व हो जाती है। लेकिन जो छाछ और कर्ड मैंने बोला उसका मेन रीज़न यही है, एक तो फाइबर ज़्यादा चाहिए, दूसरा वो कॉन्स्टिपेशन नहीं होने देता। जी 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 बिल्कुल बिल्कुल, उसी दिन से देना शुरू कर देना। किसी भी वक्त साथ के साथ भी दे सकते हैं। देखिए जो तो छोड़ना चाहते, देखिए क्या होता है जो एडिक्टेड है ना, सबसे पहले उसकी काउंसलिंग जरूरी है, उसके साथ काउंसलिंग करें, उसको समझाएं, उसकी समझ में आएगी बात कि हाँ उसका फ्यूचर बर्बाद हो रहा है, वो छोड़ना चाहेगा तो आपको सपोर्ट करेगा कि हाँ मुझे छोड़ना, मेरे को बताओ क्या है। मोस्टली जो ड्रिंक करते हैं ना वो नहीं छोड़ना चाहते, वो शौकीन हो गए हैं वो। तो शौक को दबाना थोड़ा सा टफ होता है, ठीक है। तो यहाँ हमारे पास फिर है कि उसको बिना बताए पिलाओ, मीठा है उसमें कोई टेस्ट नहीं है, वो आप उसको सब्जी में डाल के भी दे सकते हैं, शरबत बना के भी पिला सकते हैं, और साथ में जूस सीपोक्थोन का एम्पावर जूस ये बहुत ज़्यादा सपोर्ट करता है, एम्पावर जूस दें साथ में। एम्पावर टैबलेट भी दे सकते हैं, लेकिन एम्पावर जूस दे रहे हैं और स्पीडिंग टैबलेट दे रहे हैं। अगर वो सिरप ले रहा है तो भी आप उसके साथ एम्पावर जूस और सिरप दें, ठीक है। तो ये हुआ हमारा आज का सेशन, उम्मीद करता हूँ कि आप सबको अच्छा लगा होगा। बाकी किसी का कोई भी क्वेश्चन है तो आप लोग अभी, क्योंकि आगे नेक्स्ट सेशन भी स्टार्ट कर रहे हैं, ऑलरेडी काफ़ी लंबा हो चुका है सेशन मेरा। ठीक है, मतलब ये ठीक है, 14 मिनट हो रहा है जी।